2025 में राजपत्रित अधिसूचना के अनुसार यह हर वर्ष अब 23 सितंबर को मनाया जाएगा। आयुष एवं आयुष शिक्षा विभाग द्वारा आयुर्वेद दिवस के उपलक्ष्य में अनेक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इन्हीं कार्यक्रमों की श्रृंखला में आज आयुर्वेद दिवस का मुख्य कार्यक्रम जिला कार्यालय हरिद्वार के इस परिसर में आयुर्वेदिक जिला एवं यूनानी कार्यालय हरिद्वार एवं अधीक्षक ऋषिकुल फार्मेसी के संयुक्त तत्वाधान में इस संगोष्ठी का आयोजन किया गया है। आयुर्वेद दिवस की मुख्य थीम लोगों और ग्रहों के लिए आयुर्वेद, आयुर्वेदा फॉर प्लैनेट एंड पीपल। इस वर्ष 2025 के लिए आयुर्वेदा फॉर पीपल एंड प्लैनेट रखी गई है। आयुर्वेद एक प्राचीन विधा है और प्राचीन समय से ही पांच भौतिक कल्पना, त्रिदेशों की साम्यता और सार्वभौमिक सिद्धांतों पर आधारित है। इसका मूल सिद्धांत ही यत्र पिंडे तत्र ब्रह्मांडे है। आयुर्वेद दिवस की थीम और आयुर्वेद दिवस पर हमारे संकल्प को पुनः दर्शाता है। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आइए हमारे बीच उपस्थित सभी गणमान्य चिकित्सा अधिकारियों का मैं डॉक्टर मनीषा चौहान हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज के इस कार्यक्रम में हमारे बीच मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हैं प्रोफेसर डॉक्टर अजय कुमार गुप्ता सर, विभागाध्यक्ष शल्य तंत्र विभाग ऋषिकुल परिसर उत्तराखंड आयुर्वेद यूनिवर्सिटी हरिद्वार। इसके साथ हमारे बीच विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित हैं श्री विष्णु अग्रवाल जी, मैनेजिंग डायरेक्टर साई वेदा वेलनेस सेंटर हरिपुर कला देहरादून। हमारे बीच हैं डॉक्टर स्वास्तिक सुरेश जी, जिला आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी महोदय, डॉक्टर अशोक तिवारी जी, अधीक्षक ऋषिकुल राजकीय आयुर्वेदिक फार्मेसी हरिद्वार, डॉक्टर अतुल सिंह नेगी, अपर जिला आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी हरिद्वार, हरिद्वार जिला संघ के अध्यक्ष डॉक्टर अवनीश उपाध्याय जी, हरिद्वार जिला संघ के सचिव डॉक्टर प्रदीप कुमार जी, और साथ ही हमारे बीच उपस्थित हैं आयुर्वेद दिवस के हरिद्वार नोडल अधिकारी डॉक्टर विक्रम रावत तथा इसके साथ उपस्थित सभी चिकित्सा अधिकारी एवं ऋषिकुल कॉलेज से आए सभी पीजी स्कॉलर्स का भी मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। भारतीय संस्कृति में हर कार्यक्रम की शुरुआत देव को नमन करके देव स्तुति से की जाती है। आइए इसी परंपरा का वहन करते हुए इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए मैं अपने बीच उपस्थित मुख्य अतिथि प्रोफेसर डॉक्टर अजय कुमार गुप्ता सर, विशिष्ट अतिथि डॉक्टर विष्णु अग्रवाल जी और एवं शॉल भेंट करके प्रोफेसर डॉक्टर अजय कुमार गुप्ता जी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। जोरदार तालियों के साथ हम अपनी अपने बीच उपस्थित प्रोफेसर डॉक्टर अजय कुमार गुप्ता जी को निवेदन करती हूँ कि मैं अपने विचारों उद्बोध द्वारा हमारा ज्ञानवर्धन करें। सभी को मेरा नमस्कार। और सबसे पहले इस आज का इस विशेष दिन में जो कार्यक्रम आयोजन किया है और जो लोग इसमें सक्रिय भागीदारी जिनकी रही, अध्यक्ष फार्मेसी जी, अध्यक्ष जी और सब लोग 2 दिन से मेरे संपर्क में बने हुए थे। मैंने कहा मैं आऊँगा अवश्य, लेकिन ये अपेक्षित नहीं था कि मैं घर में चाहे आपकी लोगों के बीच का एक सदस्य हूँ। चलिए, उसके लिए जो आपने मान सम्मान ज़रूरत से ज़्यादा दिया, उसके लिए सबसे पहले मैं हृदय से अपना आभार व्यक्त करता हूँ। और जो आज का ये दिन है, डॉक्टर मनीषा आपको बैठकर मैं 10-15 मिनट बोलूँगा। आज का दिन बहुत विशेष दिन है।
जैसे डॉक्टर मनीषा चौहान जी ने बताया कि पूर्व में ये आयुर्वेद दिवस धनतेरस के दिन मनाया जाता है, लेकिन अभी मार्च में जो आयुर्वेद के बड़े बड़े स्टॉल बोर्ड्स थे उनकी एक मीटिंग हुई और उन्होंने ये निर्णय लिया, क्योंकि अब आयुर्वेद जो है ग्लोबली एक विश्व में पहचान बना चुका है, तो इसको एक ऐसे दिन में हम लोग उत्सव की तरह मनाएं ताकि अधिकांश लोग इसमें उपस्थित रहें। क्योंकि धनतेरस में ये रहता था, दीपावली है, भैया दूज है, तो कुछ लोग अवकाश में भी चले जाया करते थे। तो उसमें ये तिथि 23 सितंबर की बहुत गहन मंत्रणा के बाद निर्धारित की गई, क्योंकि 23 सितंबर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ये ऑटमनल इक्विनॉक्स के नाम से जाना जाता है, जिसमें सूर्य की किरणें इस तरह से पड़ती हैं कि दिन और रात्रि जो है ये लगभग बराबर है, और जो दिन का समय और रात का समय बराबर रहता है। इस मूलभूत विचारधारा को आयुर्वेद के साथ जोड़ करके माना गया कि ये एक बैलेंस को इंडिकेट करती है, ये एक हार्मोनी को इंडिकेट करती है, ये एक इक्विलिब्रियम को इंडिकेट करती है। क्योंकि हमारे आयुर्वेद के सिद्धांत भी यही कहते हैं कि जब तक हमारे शरीर में समदोषा, समाग्निशा, समधातु मतलब क्रिया नहीं होगा, तब तक हम स्वस्थ की परिकल्पना नहीं होगी। तो इसी उद्देश्य से 23 सितंबर का दिन निश्चित किया गया कि इस दिन 10th मार्च 10th है। अब आने वाले समय में हर वर्ष इसको 23 सितंबर को मनाएंगे, क्योंकि प्रकृति और पुरुष दोनों एक तालमेल में काम करते हैं। या कैसे उन्होंने बताया, यथा लोके तथा ध्येय, हम लोग जब यूजी से इस चीज़ को पढ़ते हुए आए हैं, प्रकृति जो है हमको हमेशा देती है और हम प्रकृति को विभिन्न संसाधनों से उसका पोषण हम भी करते हैं, चाहे वो वायु हो, चाहे वो जल हो, चाहे वो पादप औषधियाँ हों, जीव जंतुआँ हों, ये एक बायोलॉजिकल साइकिल चल रही है। और जब इसमें ज़रा सा भी डिस्टर्बेंस आता है तो रोगों की उत्पत्ति हुई, या हम प्रकृति के साथ ज़रा सा भी अनुचित छेड़छाड़ करते हैं तो हो सकता है हमें विभिन्न प्रकार की आपदाओं का सामना करना पड़ता है किसी न किसी, ये उसके साइड इफेक्ट्स होते हैं। तो ये सारे दृष्टिकोण के को ध्यान में रखते हुए 23 सितंबर 2025 से आयुर्वेद दिवस मनाने की ये परिकल्पना और इसका गजट नोटिफिकेशन भी जारी किया गया, और आने वाले समय में हम लोग सामूहिक रूप से इस उत्सव को मनाएंगे। आज भी माननीय कुलपति जी हमारे सभागार में थे और हमारे सभी यूजी पीजी के छात्र और फैकल्टी मेंबर्स ने इसको जोर शोर से मनाया, और कुछ कार्यक्रम अभी भी चल रहे थे। तो ये एक बहुत ही गहन चिंतन का विषय है। आयुर्वेद का उद्देश्य खाली वो यहाँ पे समाप्त नहीं हो जाता कि हम लोग चिकित्सा का एक व्यवसाय कर रहे हैं, रोगी हमारे पास आता है, हम उसको कुछ औषधियाँ लिख देते हैं और वो उन औषधियों को लेकर के अपना जो है वो लाभ करते हैं। आयुर्वेद एक चिकित्सा विज्ञान नहीं बल्कि एक जीवन शैली है, इट इज़ अ वे ऑफ लिविंग। और ये वे ऑफ लिविंग, इसकी जो उत्पत्ति हुई ये भारतवर्ष से हुई, और भारतवर्ष ने पूरे विश्व को इसको एक आईना के रूप में इसको पहचान दिलाई, इसको मान्यता दिलाई, और वैश्विक स्तर पर आज भी 100 से अधिक देश इस आयुर्वेद दिवस को मना रहे हैं। जिस तरह से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है, आने वाले समय में पूरे विश्व का हर कंट्री इस आयुर्वेद दिवस को मनाएगा। इसमें हमारी बहुत जिम्मेदारियां हैं। सिर्फ 23 सितंबर को इसको हमें मनाकर हम इसका अपने जिम्मेदारी से निश्चित नहीं कर सकते। जब रोगी हमारे पास आता है वो एक बड़ी उम्मीद के साथ आता है। मैं अपने स्कॉलर्स को बताता हूँ, जो हमारे पास जूनियर डॉक्टर्स उनको बताता हूँ, पेशेंट इज़ द सेंटर ऑफ हॉस्पिटल। खाली कहने के नहीं कि रोगी हमारा भगवान है, पूरी जो चिकित्सा की विधा है ये पेशेंट के इर्द गिर्द घूमती है। अगर मेरा कोई विद्यार्थी स्टार्टिंग में आया है और अगर वो पेशेंट से ठीक से इंटरोगेट नहीं कर पा रहा, बात नहीं कर पा रहा, तो हमारी ड्यूटी है हम पेशेंट्स को किस तरह से उसको ट्रीट करें। एक अनजान व्यक्ति जो हमारे पास अपना सब कुछ व्यथा बताने आया है, वो व्यथा जो वो आपस में हो सकता है अपने परिवार के साथ भी शेयर ना करता हो, वो सारी बातें बताने के लिए आता है, तो हमारा ये नैतिक कर्तव्य है कि हम उसका समाधान करें। हम हर रोग के चिकित्सक विशेषज्ञ नहीं हो सकते, तो इसका तात्पर्य ये भी नहीं है हम उसको रिफर टू हायर सेंटर लिख करके छोड़ दें।
हमारा ये नैतिक कर्तव्य है कि जब भी हम रोगी को किसी एक सुपर स्पेशलिस्ट के पास या बड़े चिकित्सालय में भेजें तो वो एक सेफ हैंड्स में जाए। ये नहीं उसको कहा कि आप वहाँ चले जाइए और उसके बाद हमने अपना कर्तव्य पूरा समझ लिया। क्योंकि आयुर्वेद चिकित्सा विज्ञान और आधुनिक चिकित्सा विज्ञान दोनों की चिकित्सा पद्धति में ढेर सारा अंतर है। चिकित्सा मॉडर्न के डॉक्टर्स भी कर रहे हैं और बहुत सारे मॉडर्न के डॉक्टर्स हमारे हम सब के बड़े अच्छे मित्र भी हैं, बहुत अच्छे लोग हैं उसमें, लेकिन कमियां हर जगह से कुछ ना कुछ निकल के ये नेग्लिजेंस के रूप में आ जाती है। आयुर्वेद चिकित्सा जब हम लोग ओपीडी में बैठते हैं, हम रोगी के लक्षणों को देख करके और एक प्रोविजनल डायग्नोसिस बना करके उसकी चिकित्सा को प्रारंभ करते हैं कि उसकी प्रकृति कैसी है, उसके दोषों में विषमता कहाँ से आ रही है, उसका ऑक्यूपेशन क्या है, किस जगह का वो रहने वाला है, साथ ही साथ क्या वो उस चिकित्सा को अफोर्ड कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, तो हम लोग कभी कभी अपने पास से मदद कर देते हैं। उसके बाद हम इन्वेस्टिगेशन करते हैं। लेकिन ज़्यादातर जो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं, हमें देखते हैं वहाँ पर चिकित्सा का जो व्यवसाय इन्वेस्टिगेशन से शुरू होता है। पहले वो उनके पास एक छाती छपाया एक फॉर्मा होता है जिसमें उनको सिर्फ टिक करना होता है, जबकि हम सब एज ए आयुर्वेदिक विशेषज्ञ हम एक मूलभूत जो बहुत स्पेसिफिक टेस्ट होते हैं वही करा करके अपना रोगी की चिकित्सा शुरू करते हैं। एक प्रारंभ ट्रीटमेंट उनको दे देंगे, उसके बाद कहेंगे भी आराम नहीं मिलेगा तो आप इस सीरम बिल्कुल करा के आ जाइएगा या ब्लड यूरिया करा के आ जाइएगा, या अगर आराम नहीं हो तो आप अल्ट्रासाउंड करा करके आ जाइएगा। जबकि जो सुपर स्पेशलिस्ट हैं वहाँ अक्सर ये देखा गया है कि वो ढेर सारे इन्वेस्टिगेशन लिख देते हैं और हो सकता है वो रोगी की पकड़ में पहुँच में हो। ये बहुत बड़ा डिफरेंस है जो मैंने अपने पिछले 30-40 साल के कैरियर में महसूस किया कि हम सब आयुर्वेदिक के चिकित्सक तो रोगी के साथ उसके मनोभाव से जुड़ करके हम उसकी चिकित्सा करते हैं और वो रोगी हम सबके साथ जीवन भर जुड़ा है। अधिकांश रोगी 10-10 साल के बाद 20-20 साल के बाद आते हैं और वो एक ऐसा चीज़ है जो मल्टीप्लाई होता रहता है। वो अपने रिश्तेदारों को लेकर के आते हैं, अपने परिचितों को लेकर के आते हैं, दूसरे प्रदेशों से लेकर को आते हैं। तो ये हमारा जो ज्ञान का प्रोपोगेशन है इसको इसी रूप में आगे बढ़ाना है, क्योंकि समाज में हम देख रहे हैं कुछ व्याधियाँ इस तरीके की बढ़ गई हैं जो लोगों ने उसको जीवन का हिस्सा माना। आज जब हम ओपीडी में बैठते हैं, ज़्यादातर जो पेशेंट्स हम सब लोगों के पास आते हैं वो डाइजेशन से संबंधित रोगा सर्वे अभी मंदाग्नो सुतराम। हम जो भी आहार हम लेते हैं हम सब जानते हैं, अग्नि में से उसका सार भाग बनता है, पित्त भाग बनता है। अगर आहार हम समुचित दे लेंगे तो जो रस भाग बनेगा वो दूषित बनेगा और वो दूषित रस भाग जहाँ जहाँ जा करके वो स्थान संचय करेगा वहाँ तरह की व्याधि। तो सबसे पहले कार्य हम लोगों का है कि रोगी की अग्नि को दुरुस्त करें। अगर अग्नि अच्छी होगी तभी रोगी के अंदर जो सार भाग बनेगा वो दूषित नहीं बनेगा। जब रोगी हम सब लोगों के पास आते हैं, आजकल एनोरेक्टल प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, तो मैं अपने स्कॉलर्स को बताता हूँ एनोरेक्टल प्रॉब्लम्स चाहे वो अर्श हो या भगंदर हो, फिशुला, परिकर्तिका, फिशर, ये इनका स्थान संचय जरूर एनल रीजन में एनोरेक्टल रीजन में हुआ है, बट दीज डिजीजेज दे स्टार्ट फ्रॉम द लीवर। इनकी शुरुआत लीवर से होती है, लीवर की शुरुआत। तो अग्नि को करेक्ट हमको सबसे पहले करना है। जब तक हम अग्नि को करेक्ट नहीं करेंगे, कितना भी आप उसको जो है लोकल मेडिसिन लोकल एप्लीकेशन के लिए दे दीजिए, तब तक रोगी जो है वो व्याधि से दूर नहीं होगा। क्योंकि जो मॉडर्न का ट्रीटमेंट ऑलरेडी अधिकांश रोगी जब आप लोगों के पास आते हैं वो मॉडर्न का ट्रीटमेंट लेकर के आते हैं, जिसमें एक एंटीबायोटिक होता है, एक पेंटाप्रोजोल होता है, एक एनाल्जेसिक होता है और एक मल्टीविटामिन। ये एक स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट है जो एक सामान्य चिकित्सक भी लिख रहा है और वही ट्रीटमेंट एक मेडिकल स्टोर वाला भी आज कॉमन मैन को सस्ते में उपलब्ध करा देगा। यही सबसे बड़ी वजह है। इन औषधियों का जो साइड इफेक्ट हमारे शरीर पर पड़ रहा है उसको हमें रोकना है। हमें रोगी को बताना है कि ये औषधियाँ आपके लिए उपयोगी नहीं हैं, क्योंकि इस समय हमारे समाज में तीन चीज़ें जिनको हम 3 हाइज कहते हैं, 3 हाइज, ये 3 रोग ऐसे हैं जो हमारे सबसे बड़े, दीज आर द बिगेस्ट एनिमी ऑफ आवर सोसाइटी। बिगेस्ट सबसे पहला है हाई ब्लड प्रेशर।
अनकंट्रोल्ड ब्लड प्रेशर। पहले ब्लड प्रेशर को ये माना जाता था कि वो 60 साल 70 साल के बाद रोकने शुरू होगा। आज हम देखते हैं 30 और 40 ईयर्स की एज में पीपल दे आर सफरिंग फ्रॉम अनकंट्रोल्ड ब्लड प्रेशर। और सबसे खास बात क्या है कि व्यक्ति को पता ही नहीं चलता कि वो जो है ब्लड प्रेशर की व्याधि से ग्रसित है। सिम्टम नहीं है, किसी को लग रहा है कि सर में भारीपन है, कन्फ्यूजन है, हैवीनेस है, नींद नहीं आ रही है, ये उसका वर्क ओवरलोड के कारण है। लेकिन ऐसा नहीं, बहुत सारे चीज़ें अनडिटेक्टेड निकल जाती हैं। और ये भी आवश्यक नहीं है कि हम ब्लड प्रेशर की शुरुआत किसी औषधि से करें। स्टार्टिंग में अगर ब्लड प्रेशर के रोगी हमारे पास आते हैं तो हम उसको डाइट और लाइफ स्टाइल से अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं। क्योंकि आयुर्वेद में जब पंथ की बात आती है, पंथ में एक बड़ा सुंदर एक श्लोक आया है, पथ्ये सती गदातस्य किम औषध निषेवणे, पथ्ये असती गदातस्य किम औषध निषेवणे। अगर रोगी पथ्य का पालन नहीं कर रहा है तो औषधि काम नहीं करेगी, और अगर रोगी पथ्य का पालन कर रहा है तो औषधि की कोई आवश्यकता ही नहीं। तो पथ्य का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, जिसमें हम सब लोग शुरुआत करते हैं कि भाई रेस्ट्रिक्टेड सॉल्ट इंटेक, हैव ए गुड स्लीप, हैव ए बॉडी को प्रॉपरली हाइड्रेटेड करके रखिए, अपनी लाइफ स्टाइल इस तरीके से बनाइए। तो ब्लड प्रेशर एक नंबर 1 पॉइंट है जो बहुत आजकल समाज में फैल रहा है, जो बिगेस्ट एनिमी बनता चला जा रहा है। और ये जब ब्लड प्रेशर अनकंट्रोल हो जाता है, समस्या ये नहीं है कि ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन सिर्फ जो है कार्डियक पैथोलॉजी करेगा, स्ट्रोक कर सकता है, कोई स्मॉल ब्लड प्रेशर रखकर करके स्ट्रोक कर सकता है, राइट। रीनल टॉक्सिसिटी, किडनी डैमेज, ब्लड प्रेशर साइलेंटली बढ़ रहा है, रीनल एक बड़ा कारण किडनी की नेफ्रोटॉक्सिसिटी का अनकंट्रोल ब्लड प्रेशर भी हो जाता है। तो अगर हम स्टार्टिंग में रोगी को आइडेंटिफाई कर लें, उसको पथ्य बताएं, बजाय इसके हम खाली उसको एक बीपी की मेडिसिन दे दें, तो हम उसको ढेर सारी आपदाओं से होने से बचा सकते हैं। क्योंकि जो आज का जो आयुर्वेद दिवस का जो उन्होंने थीम दिया है, आयुर्वेदा फॉर पीपल एंड प्लैनेट। पीपल में हम सब आते हैं, रोगी भी और हम सारे लोग भी पीपल में आते हैं। प्लैनेट के अंदर जितनी भी हमारी औषधियाँ हैं, जितने भी हमारा लाइव स्टॉक है, जितने भी हमारे लिविंग बींग्स हैं, उसमें मनुष्य हैं, पशु हैं, हमारा वातावरण है, हमारे सारे एनवायरनमेंट हैं, उन सबको जब तक हम संजोकर नहीं रखेंगे तब तक हम जीवन को सही नहीं बना सकते। क्योंकि जो मिल्क प्रोडक्ट्स या मिल्क का हम सेवन कर रहे हैं, अगर हम अपने हमारे जो लाइव स्टॉक है, हमारे पशु हैं, वो इस तरह की औषधियाँ, क्योंकि बीमार वो भी पड़ेगा, अगर हम उनको आयुर्वेदिक हर्ब से ठीक नहीं करेंगे, उनको खान पान पौष्टिक आहार अच्छा नहीं देंगे, तो हमें प्रोडक्ट्स अच्छे नहीं मिलेंगे। एक स्टडी की गई थी कि अगर दिल्ली के आसपास का जो एनसीआर का एरिया है, वहाँ जो वेजिटेबल्स उगाई जा रही हैं और एक वो वेजिटेबल्स जो गंगा जी के किनारे उगाई जा रही हैं, दोनों के अंदर जब स्टडी किया गया तो पाया गया कि जो एनसीआर में जहाँ पर ढेर सारे फैक्ट्रीज लगी हुई हैं, उनके कारण वहाँ का जो औषधियाँ हैं उनमें कार्सिनोजेंस की मात्रा ज़्यादा है बनस्पत उसके जो एक शुद्ध पौष्टिक खाद से या सामान्य गंगा जी के किनारे पाई जाती है। और वो औषधियाँ हमारे सबके घरों में वो आए हुई। हम सब लोग देखते हैं कि जब हम छोटे छोटे थे तो इतनी बड़ी बड़ी भिंडियाँ हमको खाने को मिलती थी, बहुत कोमल जो चाहे वो लौकी हो चाहे वो तोरई हो, तो बहुत ही पौष्टिक आहार मिलता था। आज जो भी फल हैं, जो भी पादप हैं, जो भी वेजिटेबल्स हैं, ऐसा लगता है कि जैसे वो फैक्ट्री से बन करके आई हूँ और बड़ी सुंदर सजी हुई एक डिज़ाइन में लगी रहती, चाहे वो मेलन हो, वाटरमेलन हो, सेम साइज़ की आती। तो ये बड़ा ही एक विडंबना का विषय है कि वो खाद्य पदार्थ नहीं हो पा रहा है। मेरे पास कभी कभी हमारी ओपीडी में कुछ पेशेंट्स रीनल टॉक्सिसिटी के भी आ जाते हैं, जिनका क्रेटिन बढ़ा हुआ है। उनको हम औषधियाँ तो ज़्यादा नहीं दे सकते क्योंकि किडनी को लोड नहीं देना है। मैं उनको 15 मिनट आधा घंटा बैठाकर इस बारे में कन्विंस करता हूँ कि आप अपना आहार विहार नियंत्रित करें। जो हम लोग मजबूर हैं, जो वेजिटेबल्स आ रही हैं उन वेजिटेबल्स को हम लेंगे ही लेंगे, लेकिन उन वेजिटेबल्स को हम फाइनली चॉप करके, स्पेशली दोज पर्सन्स हु आर हैविंग एलिवेटेड क्रेटिनिन या जिनका ब्लड प्रेशर ज़्यादा है, कहते हैं उनको आधा घंटे के लिए आप पात्र में भिगो के रख दीजिए, 2-3 बार उसको आप उसका वाटर आप जो है निकाल के तब उसको आप ले सकते हैं, ताकि उसका टॉक्सिसिटी यथासंभव हम कम कर सकते हैं।
ये कुछ छोटे छोटे प्रयोग है जिनसे कि हम लोग अपना जीवन जो है अच्छा बना सकते हैं। एक मैंने ब्लड प्रेशर बताया, दूसरा जो बढ़ रहा है दैट इज हाई कोलेस्ट्रॉल। हाई कोलेस्ट्रॉल के पेशेंट्स हम सब लोगों के पास बहुत ज़्यादा आ रहा है आजकल, तो लोग उसको लाइटली लेते हैं। हम सब लोग जानते हैं कि जब हम लोग बचपन में थे या हमारे पेरेंट्स हमको बताते हैं, तब ये रिफाइंड ऑयल नाम का कोई अस्तित्व नहीं था। नाम उसका रिफाइंड रख दिया, जो हमको सबको भ्रम में रख रहा है। हमारे जो सामान्य जन वो सोचते हैं हम रिफाइंड बढ़िया से पैक में लिया है और वो रिफाइंड हो चुका है। इट इज़ वेरी वेरी हार्ड, वेरी वेरी हार्ड। तो हम सब, आप लोग भी, हम अपने रोगी को बताते हैं कि आप यथासंभव तो सरसों का तेल हो जो कच्ची घानी का निकला हुआ हो या देसी घी का आप प्रयोग करिए और अति मात्रा में इसको अवॉइड करिए, क्योंकि ये धीरे धीरे जाकर के चल जाएगा। हम सबके घर में जिन लोगों ने मॉड्यूलर किचन बनाई है, वो जब अपने किचन की चिमनी की सर्विसिंग कराते हैं तो वो देखते होंगे कि उस किचन की चिमनी की जब सर्विस करने वाला सर्विस आता है तो कितना उसमें से काला काला उसका एक्सट्रैक्ट निकल के आता है, जो निकलता नहीं है। बार बार वो उसको कुछ तेजाब जैसी विस्ती से वो उसको साफ करता है, वही चीज़ें हमारे अंदर चलती हैं। जैसे कि हम सब लोग जब मकान, हमारा सभी ने मकान बनाया, वो मकान बनाने के लिए एक पाइप खरीद के लेकर के आते हैं, तो उस पाइप से हम तराई करते हैं, पेड़ को अपना उसको वाटरिंग करते हैं। वो पाइप 1 साल के बाद, 2 साल के बाद थोड़ा सख्त होता चला जाता, उसके अंदर डिपोजिशन हो गया। वो हमारा कहना नहीं मानता, वो टाइट होता चला जाता। सिमिलरली हमारी जो ब्लड वेसल्स हैं वो टाइट होती चली जाती। वो जो चिकनाई है जो रिफाइंड के नाम पर जा रही है या फास्ट फूड के साथ हो करके जा रही है, वो हमारे अंदर होती चली जा रही है। किचन में हम सब काम करते हैं, महिलाओं को पता होगा, जो महिलाएं किचन में काम करती हैं, अच्छे अच्छे पकवान बनाती हैं, पकवान बनाते बनाते उनके अंदर इतना ज़्यादा वो चिकनाई एब्जॉर्ब हो जाती है कि उसके बाद उनका खाने का मन नहीं करता। जो बना रहा है, जो अंदर बैठा हुआ है एसी में, वो तो बढ़िया बढ़िया खा रहा है गरम गरम, चाहे वो चिकनाई की चीज़ें हो, चाहे वो पूरी हो, त्योहार में बनती है, हम सब में मजबूर हैं। लेकिन जो व्यक्ति बना रहा है, क्योंकि मुझे भी कुकिंग का कुछ शौक है, मैं कुकिंग करता हूँ, मैं खुद इस चीज़ को महसूस करता हूँ कि अंत में जब मैंने अपने बच्चों के लिए बना दिया, उसके बाद मेरी इच्छा उसके प्रति नहीं रही, क्योंकि वो इतना ज़्यादा बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है कि फिर वो एक नॉजिएटिव टाइप की, हरलास टाइप की फीलिंग करता है। कोलेस्ट्रॉल इज़ वेरी वेरी डेंजरस, बहुत डेंजरस, और उस कोलेस्ट्रॉल को से हम सब लोग उससे बच नहीं सकते। अब हम समाज का हिस्सा हैं, आने वाले किसी न किसी कार्यक्रम में हमको जाना पड़ता है, त्यौहार में हमको पार्टिसिपेट करना पड़ता है, लेकिन अगर हम ऐसा कुछ सेवन करते हैं तो उसका कुछ रास्ता निकालें। आगे आने वाले समय में हम थोड़ा उष्ण जल का सेवन करें, वॉकिंग अपनी बढ़ा दें, फिजिकल एक्टिविटीज़ ज़्यादा बढ़ा दें, क्योंकि सेडेंटरी लाइफ स्टाइल भी बहुत बड़ा। कोलेस्ट्रॉल जो है इट लाइक सेडेंटरी प्रे, जो सेडेंटरी जो आदमी बैठा हुआ है, कोलेस्ट्रॉल उसको पसंद कर रहा है, राइट। तो हम सबकी जीवन शैली ऐसी हो गई। मैं अपने चैम्बर में कभी कभी जब पेशेंट्स आते हैं या मैं बैठा हूँ, मैं स्कॉलर्स आते हैं, मैं काफ़ी देर थोड़ी देर खड़े होकर के बात करनी है। तो जो सेडेंटरी हैबिट्स हमारी बन गई हैं, क्योंकि घर पे हम जाते हैं, कुछ ऑफिशियल वर्क है, अपना लैपटॉप खोल लिया, वहाँ पर भी बैठे, घर से निकले ड्राइविंग सीट पर बैठ गए, वहाँ पे भी बैठे, ऑफिस में आ गए, फिर आके बैठ गए। तो जो सेडेंटरी लाइफ स्टाइल है, इसको हमें दूर करना है और पेशेंट्स को भी एनकरेज करना है कि आप इसको आगे बढ़िए, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल इज द एनिमी नंबर 2 जो हमारे बॉडी को स्लोली डैमेज करता है। थर्ड थिंग इज एलिवेटेड ब्लड शुगर। पहले ब्लड शुगर जो है यंग एजेस में नहीं होता, अब छोटे छोटे बच्चे उनका ब्लड शुगर बढ़ता चला जा रहा है और पेरेंट्स इस चीज़ पे ध्यान कम दे पा रहे हैं। जो पढ़े लिखे लोग हैं, हम लोग को ध्यान दे रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर आप देखिए पहले जो बच्चे थे घर में आते थे, बैग फेंका और खेलने के लिए बाहर निकल गए। हम लोग भी उसी का हिस्सा रहे हैं, सब लोग उसमें कर रहे हैं, घर में रुकते ही नहीं थे, छत पे चले जाते थे, डांट भी पड़ती थी, कोई अलग अलग तरीके के अपने आउटडोर गेम्स खेलना है। आज होल ऑफ द कमिंग जनरेशन जो हमारे लिए सबसे चिंता का विषय है, इट इज़ बिजी इन सोशल मीडिया। छोटे बच्चे को अगर वो मोबाइल बहुत अच्छे से चला रहा है या अच्छे से देख रहा है, उसको देख करके अननोइंगली इलिटरेट पेशेंट्स बहुत खुश हो रहे हैं।
या टेक्स्ट कर देता है या व्हाट्सएप खोल लेता है। हम सब लोगों को स्मार्टफोन यूज़ करने में शुरू में बड़ी दिक्कत आई। हम सभी के पास पीला वाला ही फ़ोन था पहले, नोकिया का फ़ोन रहता था, वही फ़ोन हम यूज़ करते थे। तो मैं गुरुकुल में था उस समय, जब मेरे एक पेशेंट आते थे, उन्होंने कहा भाई आप ये नोकिया 32-33-12-33-10 था कि आप इसको बदल लीजिए। मैंने भाई मैं वो चला ही नहीं पाऊँगा। बोला नहीं हो जाएगा। ऐसे करते तो वो भागने लगता था। अब तो बहुत ज़्यादा फैमिली टच वाला आ गया और हम लोग उसको समय ने सिखा दिया। तो मैं मेहर सिंह चौहान सर, प्रदीप भारद्वाज सर, एस.एन. श्रीवास्तव सर को हमको कंप्यूटर की ट्रेनिंग दी गई थी। हम चंद्राचार्य चौक पे गए और हमें कंप्यूटर सिखाया गया। वहाँ पे हमने टेस्ट दिया, पास हुए कि हमें कंप्यूटर का ABCD सिखाया गया। टेक्नोलॉजी हमने ले ली, लेकिन उस टेक्नोलॉजी का हम दुरुपयोग ना करें, ये हमें समाज को बताएं, अपने बच्चों को बताएं। AI जो आ गया है, इस AI ने आने वाले समय इतना भयावह बना दिया है। अभी मैं एक वीडियो देख रहा था, ये सर्जन इज ऑपरेटिंग फॉर स्टीनोस पाइलोनेफ्राइटिस का कोई केस था और वो कहीं दूर से बैठकर पाइलोप्लास्टी कर रहा था, रोबोटिक पाइलोप्लास्टी, सिटिंग समवेयर एल्स, और बेंगलोर में वो पाइलोप्लास्टी हो रही थी। ये खतरनाक क्यों है? क्योंकि हमें समाज को ये बताना है कि टुडेज डॉक्टर्स they are being trained by ChatGPT, and after being receiving trained by ChatGPT, AI will take care of their health problems. अभी तो रोगी आपके पास आता है, आपने नब्ज पकड़ी, इस नब्ज पकड़ने से खाली नब्ज देखना है नहीं, एक पॉजिटिव एनर्जी भी आपके पेशेंट में ट्रांसफर होती है। ये सत्यता है। अगर ये जल डॉक्टर वशिष्ठ ने मेरे सामने एक सद्भावना से रखा है, तो ये जल मेरे को जो है ये पॉजिटिविटी देगा। लेकिन अगर किसी व्यक्ति ने, आप किसी के घर गए और जो भी आपको जल दिया है या जो भी मिष्ठान आपको दिया है, अगर वो अच्छी भावना से नहीं दिया है तो वो आपके अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी नहीं जाएगा और वो फलीभूत नहीं होगा। आप सबके पास संजीवनी, गोदंती, योगराज जुगलू देते हैं। योगराज जुगलू खाली जॉइंट पेन में नहीं, आप ढेर सारी दूसरी दवाओं में दे देते हैं। लेकिन वही औषधि, वही त्रिफला गुगलू अगर आपने मल्टीपल डायरेक्शन में एक साथ भावना से दी है, तो वो त्रिफला गुगलू एनर्जी प्रॉब्लम में भी फायदा करेगी और वो बैकएक को भी हो सकता है ठीक कर। तो हम जब रोगी की चिकित्सा करते हैं, उस चिकित्सा के साथ हमारी भावना क्या जा रही है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर हमारी ओपीडी में 125 मरीज आते हैं, जिस श्रद्धा के साथ हम रोगी नंबर 1 को देखते हैं, उसी श्रद्धा के साथ अगर हम रोगी नंबर 125 को देखें, तो रोगी नंबर 125 भी 100% ठीक होगा। ये बहुत बड़ा हमारे ऊपर दायित्व आ गया, क्योंकि आने वाले समय में हम सिर्फ 8 बजे से 2 बजे तक या शाम को 5 बजे तक रोगी देख लें, या हमारी इतनी श्रेणी नहीं होती। ये जो विश्व आयुर्वेद दिवस है, ये सबसे पहला जो उद्देश्य बताता है वो ये है कि हम ग्लोबल लेवल पर आयुर्वेद की विश्वसनीयता को फ्रंट लाइन में लेकर के, और काफ़ी देशों ने इसको ऑथेंटिक ऑफिशियल ट्रीटमेंट के रूप में स्वीकार कर लिया है। लगभग आज कुलपति जी बता रहे थे सुबह, 40 कंट्रीज ऐसी हैं जिन्होंने ऑफिशियली आयुर्वेद को फ्रंट लाइन ऑफ ऑथेंटिक ट्रीटमेंट के रूप में इसको स्वीकार कर लिया है। जिस तरह से योग 192 कंट्रीज में एक्सेप्ट हो गया, तो ये भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम एज ए चिकित्सक हम आयुर्वेद को विश्व पटल पर अग्रणी भूमिका में स्वास्थ्य देखभाल में फ्रंट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट में लेकर के आएँ, और वो हमारे छोटे छोटे स्टेप्स के साथ। जब हम समाज को साथ लेकर के चलेंगे, तो समाज उस आयुर्वेद को आगे एक सकारात्मक रूप में उसको फैलाएगा। और ये कब होगा? जब हम इसको एविडेंस बेस्ड लेकर के चलेंगे। अब वो चीज़ नहीं रही कि रोगी आए और रोगी कह दे कि आपने दवा लिखी और रोगी चला जाए। पेशेंट पूछेगा साहब ये दवा नंबर 1 किस काम की है, ये दवा नंबर 2 किस काम की है। तो पेशेंट आके कहता साहब त्रिफला तो मैंने लिया थी क्योंकि मेरा पेट ठीक रहता है। तो हमें उसको बताना है त्रिफला का पेट साफ करना त्रिफला का एक कारण है। त्रिफला इज ऑल्सो ए वेरी गुड लिवर टॉनिक, ये हमारी मेटाबॉलिज्म को भी एनहेंस करता है। आप उसको 2 ग्राम की मात्रा में ले लीजिए, अगर आपका क्रूर पोस्ट है तो 5 ग्राम की मात्रा में ले लीजिए। तो पेशेंट, वी आर आंसरेबल टू द पेशेंट। हमें पेशेंट को बताना है कि जो औषधि है किस कारण से, और वो साक्षात है। जब रोगी क्षार सूत्र के लिए आता है तो हम उसको बताते हैं ये क्षार सूत्र, इट इज ए मेडिकेटेड हर्बल थ्रेड विच हैज गॉट ए सस्टेन्ड ड्रग डिलीवरी मैकेनिज्म
इसके ऊपर जो औषधियाँ हैं ये छेदन करेंगे, भेदन करेंगे, लेखन करेंगे और आपका जो फिस्टुला का भगंदर का इन्फेक्शन है वो धीरे धीरे इरेडिकेट हो जाएगा, जो कि मॉडर्न सर्जरी से काफ़ी बार संभव नहीं होता। पेशेंट कन्विंस हो जाता है। चाहे हमारे लिए एक लेबर क्लास का व्यक्ति भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि एक वीवीआईपी पेशेंट है, और ये सब हम लोग महसूस करते हैं। तो एविडेंस बेस्ड ट्रीटमेंट हम जब लेकर के चलेंगे, क्योंकि मॉडर्न पीपल पहले हमारे पास जब रोगी भेजते थे तो इस दृष्टिकोण से कुछ लोग भेजते थे कि भाई ये तो रिकरेंस का केस है और एक बार में ठीक नहीं होगा, भेजने दो, लेट देम सफर। हम लोगों ने उसको चैलेंज के रूप में लिया और उसको ऑथेंटिकेट करके, स्टैंडर्डाइज करके उसको एक विश्व पटल पर के लेके आए। आज 11 महीने की सर्जरी के टेक्स्ट बुक में छात्र सूत्र का उल्लेख, छात्र चिकित्सा का उल्लेख और बड़े बड़े मंच पर उसको भेजते हैं। जितने भी बड़े चिकित्सक हैं, चाहे वो जॉलीग्रांट हॉस्पिटल के हों, एम्स ऋषिकेश के हों, सिटी हॉस्पिटल के हों, दूसरे प्रदेशों के लोग हों, वो बड़े गर्व से आप सब लोगों के पास एनोट्रल प्रॉब्लम्स के पेशेंट्स को भेजते हैं। कुछ डिजीजेज ऐसी ये देखा कि आज मेरे पास सुबह बीएचयू में डॉक्टर के पांडे सर हैं, हेड ऑफ डिपार्टमेंट एनेस्थीसिया के, उनका मैसेज आया, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज एंड इसको आप ध्यान से पढ़िए। उन्होंने लिखा कि एक रिसर्च हुई है और वो रिसर्च पब्लिश हुई है जिसमें कहा गया है कि 50% के आसपास की जो सर्जरी हैं वो अनावश्यक है, और उन्होंने कुछ नाम गिनाए कि 48% कार्डियक सर्जरी जरूरत ही नहीं, सिजेरियन सेक्शन जरूरत नहीं पड़ती काफ़ी बार, नी ट्रांसप्लांट जरूरत नहीं पड़ती काफ़ी बार, स्पाइनल सर्जरीज काफ़ी बार जरूरत नहीं पड़ती। ढेर सारे नाम उन्होंने डेटा लिख कर मेरे को भेजा है इस पेशेंट का, और ये डेटा पब्लिश्ड है। वी आर आंसरेबल। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सारे नी ट्रांसप्लांट गलत हैं या सिजेरियन गलत हैं या कार्डियक सर्जरीज अच्छी नहीं हुई। आप उस पेशेंट का इंटेलेक्ट देखिए। प्रोस्टेट सर्जरी, प्रोस्टेट एक बहुत बड़ी समस्या आ गई है। काफ़ी बार प्रोस्टेट सर्जरी कराने के बाद पेशेंट का बचा कुचा जो सोशल जीवन है वो निरर्थक साबित हो जाता है। तो वी आर ऑल रिस्पॉन्सिबल फॉर द सोसाइटी कि हम पेशेंट का जो बचा हुआ अवशेष जीवन है उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसे इम्प्रूव करें, और वो तब होगा जब हम आयुर्वेद के जो सिद्धांत हैं जो हमने अपने गुरुजनों से प्राप्त किए हैं उसको एक सच्चे मन के साथ रोगी को एक परिवार के सदस्य के रूप में, चिकित्सा के रूप में बताएं, तभी वो गरीबी करेगा। जब हम खुद एक टैबलेट खरीदना पड़ता है, हम मेडिकल स्टोर पर जाते हैं, तो जब जो एहसास हमें हुआ था पहली बार वो एहसास रोगी पर भी होता। इस दृष्टिकोण से हम जब तक आवश्यक ना हो एक बहुत लंबा ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल ना। तो ब्लड शुगर की बात मैं कर रहा था, ये एक साइलेंट किलर के रूप में हो गया है, एंड इन द ग्लोबली इन द वर्ल्ड मोर देन 2.5 मिलियन पीपल आर सफरिंग फ्रॉम शुगर, और जिसका एक बाई प्रोडक्ट एक जो रूप में निकल कर आया है, जो आज की थीम है उसका जो पहला उन्होंने सब थीम दिया है ओबेसिटी। ओबेसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, लोगों को अपने आसपास का पता ही नहीं। उनके लिए जो छोटा सा बच्चा था वो कब चबी बच्चा होते होते कब वो स्थूल हो गया, पेरेंट्स को नहीं दिखाई देता। हमें एक सामान्य शब्दों में, ताकि पेरेंट्स को बुरा भी ना लगे, उनको बताना है कि अभी आप इसको कंट्रोल करें। लॉट ऑफ डिजीजेज आर देयर जो ओबेसिटी के कारण हो रही है। डायबिटीज़ के अलावा कार्डियक प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू द इम्यूनिटी, ढेर सारी चीज, पीसीओडी अपने आप उत्पन्न नहीं हुई है, ओबेसिटी एक बड़ा फैक्टर है। आप देखिए जो महिला चिकित्सक हैं हमारे, उनके पास कोई शायद ही कोई ऐसा दिन जाता हो जिसमें पीसीओडी के पेशेंट्स ना आते हों। ऐसा नहीं कि ओबेसिटी के बिना नहीं होता, लेकिन ओबेसिटी इज वन ऑफ द फैक्टर विच इज लीडिंग टू पीसीओडी। तो ये इन सारे क्वेश्चंस का आंसर हमको ढूंढना है, और ये तब तक नहीं होगा जब हम अपने लाइफ स्टाइल को नहीं बदलेंगे। हमें अपना लाइफ स्टाइल चेंज करना है। मैंने अभी पीछे, मैं मॉर्निंग टाइम में जब मैं राउंड के लिए जाता हूँ तो एक क्लिनिकल क्लास का मैंने रूटीन बना रखा है कि 5-10 मिनट हम किसी डिजीज़ पे क्लिनिकल चर्चा करेंगे, क्योंकि दिन में हम सब व्यस्त हो जाते हैं। ओबेसिटी का एक बहुत छोटा सा मैंने इनको सिंपल बताया कि ओबेसिटी के लिए 2 तरह की ओबेसिटी होती है, एक सेंट्रल ओबेसिटी होती है, एब्डोमिनल ओबेसिटी होती है। सेंट्रल ओबेसिटी के लिए सेंट्रल ओबेसिटी के मैं इन लोगों को बताता हूँ, जो हमारा एब्डोमिन है, ये वेस्ट हिप रेशियो से नज़र होती है। हम रोगियों को बताते हैं
हम अपने वेस्ट का जो सबसे नैरो पार्ट है उसको इंच टेप से नाप लें और एक ग्लूटियल रीजन है उसको नाप लें। इसको वेस्ट डिवाइडेड बाय द मैक्सिमम सर्कमफरेंस ऑफ द ग्लूटियल रीजन। It should not be 0.9, 0.9 more than 0.9 in men and 0.85 in women। अगर ये ऐसा है तो उसको कंट्रोल करने का। और टोटल एब्डोमिनल ओबेसिटी जो है वो बॉडी मास इंडेक्स से मेजर की जाती है। बॉडी मास इंडेक्स कैसे मेजर होता है? हम पेशेंट्स को भी बता सकते हैं, अपने रिलेटिव्स को भी बता सकते हैं। बॉडी मास इंडेक्स किसी भी हालत में 30 से ज़्यादा नहीं होता। जो हमारा बॉडी वेट है और जो हमारी हाइट इन मीटर स्क्वायर्स डिवाइडेड बाय बॉडी वेट। मान लीजिए किसी का बॉडी वेट 70 किलोग्राम और बॉडी वेट 160 सेंटीमीटर है तो 1.6 मीटर हो गया। 1.6 इंटू 1.6 जो आया उससे हम बॉडी वेट को अगर हम डिवाइड करेंगे, ये 30 से ऊपर अगर आ रहा है तो पेशेंट को हम एक कॉशन दे सकते हैं कि बॉडी मास इंडेक्स ये है। और ये बॉडी मास इंडेक्स मैं अपने स्टूडेंट्स के जो रिसर्च का जो परफॉर्मा होता है उसमें मैं डालता हूँ। इससे एक मोटा मोटा आइडिया लग जाएगा। एक हम अलर्ट वार्निंग पेशेंट को देख सकते हैं कि भाई हम बॉडी मास इंडेक्स, सबको अपनी हाइट मालूम है 160 170, हाइट इन मीटर्स, उसका स्क्वायर 160 सेंटीमीटर है। 1.6 इंटू 1.6 जो भी आया और वेट ले लीजिए, वेट को उसके स्क्वायर का जो आया उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। 24.9 के से लेकर के 30 तक जो है वो ओबेसिटी में आता है, वो ओवरवेट में आता है, ओवरवेट में। और 30 से ऊपर चला जाएगा तो वो ओबेसिटी में आ जाएगा। पहले इसको करेक्ट करना, इसको करेक्ट करना, क्योंकि ओबेसिटी ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जो वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा बढ़ रही है और हम इसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। आयुर्वेद में तो हमने पढ़ा है अष्टविंदित पुरुष, उसमें अति स्थूल का एक डिस्क्रिप्शन आया है, लेकिन इसको हम कंट्रोल करें। ये चीज़ें हैं जो एक बहुत बड़ा हमारे समाज में योगदान हो सकता है अगर हम यहाँ से शुरुआत करें। फिर उसके बाद लास्ट में मैं 2-4 चीज़ें बताना चाहता हूँ कि व्हाट इज़ द आंसर, इसका उत्तर क्या है। इसका उत्तर हम सब लोगों को मालूम है, हमारे दिनचर्या है। आयुर्वेद के जो हमारे सिद्धांत हैं उसी के अंदर इसका आंसर छुपा हुआ है। हमारी लाइफ स्टाइल कैसी हो, हमारी दिनचर्या कैसी हो, हमारी ऋतुचर्या कैसी हो, हमारा आहार विहार कैसा हो, उस पर हमारा निर्भर करता है किस तरह का आहार। फाइब्रस डाइट सबसे पहली चीज़ है। फाइब्रस डाइट, नाम हम सब लोग सुनते हैं कि फाइब्रस डाइट होनी चाहिए। फाइब्रस डाइट हम सामान्य भाषा में हम रोगी को बताते हैं रेशे वाली सब्जियां खाइए। जब पेशेंट हमसे कहता है क्या मैं जूस पी सकता हूँ, तो हम उससे कहते हैं भाई आपके अभी दांत हैं, बोले हाँ मेरे दांत हैं, तो आपके लिए जूस नहीं, आपके लिए फ्रूट है। क्योंकि जो उसका रेशा है जो आप फेंक देंगे दैट इज वो इम्पॉर्टेंट। जूस उसके लिए है जो बेचारा होल फ्रूट नहीं ले सकता, क्योंकि फाइबर जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे लाइफ में। फाइबर के ढेर सारे उपयोग। फाइबर हमें ग्रीन वेजिटेबल से मिलता है, फाइबर हमें फ्रूट से मिलता है, मेलन से मिलता है, और सबसे बड़ा सोर्स फाइबर का जो मैं पेशेंट को बताता हूँ जो क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन को लेकर के आते हैं, चक्की वाला आटा। अभी समय हमारे पास, हम लोगों के पास नहीं रहता है। पहले हम सब लोग घर में गेहूँ, कुछ लोग अभी भी करते हैं, गेहूँ लाते हैं, धोते हैं, फिर चक्की पे ला के पिसा के लाते हैं। मान लीजिए अगर ऐसा नहीं कर पाते हैं तो हम उनसे कहते हैं आपके घर के आसपास कोई भी चक्की रहेगी, वहाँ से आपको शुद्ध आटा मिल जाएगा, क्योंकि वो होल ग्रेन है, वो आपको चाहिए। जब हम आटा पिसाते हैं तो कितना पिसाते हैं? 15-20 किलो। और जो दुकानदार के पास जो एक सुंदर सा पैकेट में रखा हुआ है उसकी एक एक्सपायरी डेट लिखी हुई है, वो ढेर सारे बल्क में फैक्ट्री से पैक होकर के आया है, पता नहीं कब का पैक हुआ है। हम तो 5-10 किलो ले आएंगे, प्रोटीन इसकी बहुत सुंदर बनेगी, बट वो जाकर के हमारी इंटेस्टाइन की म्यूकोसा में एडेयर है। जो ये चक्की वाला आटा है ये हमारे इंटेस्टाइन में फाइबर तो देगा ही देगा, उसके साथ जिस तरह से हम स्कॉच ब्राइट से बर्तन को साफ करते हैं, ये हमारी इंटेस्टाइन की लेयर की क्लींजिंग भी करता है। फाइबर नंबर 1, इट इंक्रीजेस द स्टूल बल्क, स्टूल बल्क बढ़ा। नंबर 2, फाइबर डाइल्यूट्स द अमाउंट ऑफ कार्सिनोजेंस जो कि हम अनजाने में ले रहे हैं। कार्सिनोजेंस चाहे वो सब्जियों के साथ आ रहे हों, चाहे वो फ्रूट्स के साथ आ रहे हों, या वातावरण में जो हमारे पॉल्यूशन के साथ हम इनहेल करके जा रहे हों,
उन सारे पॉसिबल कार्सिनोजेंस को डाइल्यूट करता है। इट हैज बीन एस्टेब्लिश्ड। तो फाइबर ने हमें कार्सिनोजेंस क्या है, लोग आते हैं कहते भाई सब ठीक ठाक थे, जीवन में उन्होंने कभी भी कोई बैड हैबिट्स नहीं करी, कभी नशा नहीं किया, साफ सुथरा काम किया, पता नहीं कैसे कैंसर हो गया, उससे हम रोगी को बचा सकते हैं। तो फाइबर जो कार्सिनोजेंस है उसको भी डाइल्यूट करता है। नंबर 3, दिस फाइबर एक जो ट्रांजिट टाइम होता है कोलन के अंदर, हमारे यहाँ पाचन क्रिया 20 फीट लंबी इंटेस्टाइन है, उसके बाद कोलन में आकर ठहरता है, फीकल मैटर जो स्टूल का रूप ले लेता है। दिस फाइबर इट डिक्रीजेस द ट्रांजिट टाइम इन कोलन। कोलन के अंदर वो ज़्यादा देर डाइजेस्टेड फूड को रहने नहीं देता, इवैक्यूएट जल्दी करा देता है। उसकी वजह से भी हमारी बॉडी के अंदर टॉक्सिन्स जो एब्जॉर्ब होते हैं वो एब्जॉर्ब नहीं होते। और एक स्टडी की गई पॉइंट नंबर 4 कि ये देखा गया कि जो कार्सिनोजेंस हैं, जो फ्री रेडिकल्स हमारी बॉडी में प्रोड्यूस होते हैं, इट एब्जॉर्ब्स द फ्री रेडिकल्स एंड इट आल्सो रिड्यूसेस द अमाउंट ऑफ प्रो कार्सिनोजेंस प्रेजेंट इन अवर डाइट। एंड अगर कोई व्यक्ति अपने डेली रिक्वायरमेंट में 10 ग्राम भी फाइबर पर डे ले रहा है तो उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी के 2 गुड क्वालिटी ईयर्स बढ़ जाएंगे। तो फाइबर का एक बहुत बड़ा रोल है। फाइबर का काम खाली पेट साफ करना नहीं, एक कोष शुद्धि नहीं। अगर हम किसी रोगी को फाइबर दे रहे हैं, जो हम सब लोग यूज़ कर रहे हैं, ढेर सारे आने वाले कॉन्सिक्वेंसेस से बचा सकते हैं। क्योंकि जो आयुर्वेदा फॉर पीपल एंड प्लेनेट का एक उद्देश्य ये भी है कि हम रुग्ण भार कम करें। आयुर्वेद में ऐसा रास्ता तलाशें जिससे कि मृत्यु दर को कम करें। मृत्यु दर को कम करने का मतलब ये नहीं कि हम उसको एड्रेनलिन लगा रहे हैं और उसको सोडा बाइकार्ब लगा रहे हैं, डेक्सोना लगा रहे हैं, बेटिसोल लगा रहे हैं, वो तो लास्ट स्टेज पे पेशेंट पहुंच जाता है। अब आयुर्वेद का क्या योगदान है कि हम डेथ रेट को कम कर सकें। और डेथ रेट कब कम होगा? जब हम अच्छे समाज की उत्पत्ति करेंगे। समाज कब उत्पन्न होगा? जब उसकी दिनचर्या अच्छी बनाएंगे। हम उसको औषधियों के अलावा पथ्य अपथ्य का सार्थक एविडेंस बेस्ड ज्ञान उसको हम देंगे। प्लेंटी ऑफ फ्लूइड इनटेक को हम उसको बढ़ाएंगे। हम उसको बताएंगे भाई अगर आपको सर्दी जुकाम खांसी नहीं है और घर का बना हुआ अगर आपको तक्र मिलता है तो दिन के समय आप तक्र का प्रयोग करिए, हींग का प्रयोग करिए, अजवाइन का प्रयोग करिए। मेथी का प्रयोग उसको नहीं करना है सुबह जिसको शुगर है खाली। मैं स्वयं रोज़ रात में थोड़ी सी सौंफ, थोड़ी सी अजवाइन और मेथी भिगोता हूँ और सुबह छान के उसका पानी मैं स्वयं रेडी लेता हूँ। और जब बच्चे मेरे साथ आते हैं रहने के लिए तो उनके लिए भी बनाता हूँ। मेरा HbA1c 5.7 रहता है हमेशा। इससे पहले कि वो 6 और 7 पहुँचे मैंने अभी से शुरू कर रखा है। वर्षों से ये चीज़ें मैं देख रहा हूँ। 4 बादाम भी भिगोता हूँ, 1 अखरोट भी भिगोता हूँ, डेली लेता हूँ। अपने छात्रों को भी बताता हूँ और रोगियों को भी बताता हूँ। किसी औषधि की ज़रूरत ही नहीं लेने के लिए। तो मिनिमम मेडिकेशंस, क्योंकि जितने भी एनर्जेटिक ड्रग्स हैं हम सब लोग जानते हैं, दे आर नेफ्रोटॉक्सिन्स, दे आर हिपेटोटॉक्सिन्स। कभी बहुत आवश्यक होता है तो हम उसको दे सकते हैं और वो भी सब ऑप्टिमल डोज। आजकल मार्केट में पैरासीटामॉल भी 650 पावर में आ गया है। पेशेंट आता है कहता साहब मैं सूमो लेकर के आया हूँ और मैं बिल्कुल ठीक हूँ। नो, हम अपने स्कॉलर्स को बताते हैं अगर ज़रूरत हो पैरासीटामॉल की आधी गोली आती है। अगर कोई पेशेंट है जो जिसका किडनी फंक्शन कॉम्प्रोमाइज है उसको एनाल्जेसिक ड्रग्स बिल्कुल नहीं देंगे। मॉडर्न साइंस कहता है ट्रेमाडोल इज द सेफेस्ट। ट्रेमाडोल आसानी से मिलेगी नहीं। क्रोसिन या पैरासीटामॉल का काम खाली बुखार उतारना नहीं है, इट हैज़ गॉट एनाल्जेसिक एक्शन ऑल्सो। अगर किसी को एनाल्जेसिक एक्शन की आवश्यकता होता है तो उसको आधी गोली पैरासीटामॉल की दे सकते हैं इमरजेंसी में। हमारा मॉडर्न मेडिसिन से कोई परहेज नहीं है, लेकिन उसको कब उपयोग करना है ये हमें जानना चाहिए। मैंने कई वर्षों से फिस्टुला के पेशेंट्स में ट्रीटमेंट करते समय एंटीबायोटिक्स यूज नहीं किया है और मैं इसको बड़े मंच पर भी बोलता हूँ, साझा करता हूँ इस चीज़ को। और हमारे स्कॉलर्स भी इस चीज़ को ज़्यादा करते हैं। करूँगा जब पेशेंट हमारा टॉक्सिक होगा, जब उसका लाइफ थ्रेटनिंग कुछ प्रॉब्लम होगी उस समय हम यूज़ करेंगे। हमारा कोई परहेज नहीं है, लेकिन पहला उद्देश्य हमारा यह है कि रोगी को इस चीज़ का एहसास कराना कि कब हमको उन औषधियों का प्रयोग करना है, क्योंकि ये औषधियाँ हमारे जीवन में जो है स्लो पॉइजन की तरह घुल रही हैं।
आहार के बारे में रोगी को बताती है कि रात का भोजन अच्छा होना चाहिए, पानी खाने के तुरंत बाद नहीं पीना है, पानी खाने के आधा से 1 घंटे के बाद पीजिए, बीच में आप थोड़े थोड़े सिप्स ले सकते हैं। सुबह उठकर अगर किसी ने गुनगुना पानी पी लिया, मेरे लिए चाहे जून का महीना हो चाहे दिसंबर का महीना हो, सुबह उठ के सबसे पहले मैं 2 ग्लास बड़ा गर्म पानी गर्म करता हूँ और पहले मैं वो पानी लेता हूँ। उसके बाद जब ब्रश वगैरह कर लेता हूँ तो वो सौंफ वाला पानी पीता हूँ। यही चीज़ें, यही सामान्य चीज़ें हमें रोगी को बतानी है, तभी हमारा रुग्ण भार कम होगा। जब पेशेंट हमारे पास आता है तो हम पेशेंट से कहते हैं अटेंडेंट कौन है उसको बुला के लाओ। क्या होता है, पति बाहर खड़ा है, पत्नी को अंदर भेज दिया, या पत्नी बाहर खड़ी है, पत्नी को अंदर भेज दिया, या बच्चों को अंदर भेज दिया। अटेंडेंट उस समय होना चाहिए। अटेंडेंट को हमको बताना है आप इनके स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, इनको ये फ्रूट्स ला करके दीजिए, क्योंकि हो सकता है पत्नी संकोच के कारण बता ना पाए, या पति बाहर जाके पत्नी से बता ना पाए। तो हमारा ये ड्यूटी ये भी है कि हम उसको अटेंडेंट को कन्विंस करें कि इनको किस तरह के आहार की जरूरत है, तभी हम रोगी का हमें कंप्लायंस, अच्छा कंप्लायंस मिलेगा। तो ये ढेर सारे विषय हैं जिनको हम आने वाले समय में चर्चा करेंगे। काफ़ी सारी चीज़ें हम इसको फॉलो भी करते हैं, और निश्चित रूप से अगर हम इन छोटे छोटे स्टेप्स को लेकर के आगे चलें तो हम अच्छे समाज को प्रोड्यूस करेंगे, अच्छे स्टूडेंट्स को हम समाज में भेजेंगे, और हम हमारे सब अधिकांश जो साथी हैं बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। मैं अंत में तहे दिल से आप सब लोगों का हृदय से बहुत आभार प्रकट करता हूँ कि आपने मुझे इस योग्य समझा कि मैं आके अपने जीवन के, जो पिछले मेरे जीवन के 40-50 साल का अनुभव था, उसके कुछ बिंदु अपने साथ साझा कर सकूं और अपने अनुभव बता सकूं, जिससे हम विश्व आयुर्वेद दिवस को प्रतिदिन अच्छे के साथ इसको हम सेलिब्रेट कर मनाएं। मैं सभी का बहुत हार्दिक धन्यवाद है। सर, मैं आपको और अवगत कराना चाहती हूँ, पिछले कुछ वर्षों से हमारे चिकित्सालयों में आयुष्मान आरोग्य मंदिर HWC की परिकल्पना जो आपने बोला उसी को आधारभूत और फलीभूत करने के लिए शायद रखी गई। हम लोग NCD नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, इनकी बाकायदा हर महीने स्क्रीनिंग कर रहे हैं, और जो गाँव में आशाएं हैं उनको अपने साथ जोड़कर हमने इसमें काफ़ी हद तक अवेयरनेस, मास अवेयरनेस का काम किया। हमारे बीच बहुत सारे चिकित्सा अधिकारी आयुष्मान आरोग्य मंदिर से उपस्थित भी हैं। उत्सव का अर्थ है एक साथ हर्षोल्लास और आनंद के साथ एकत्रित होना। हम यहाँ सभी आयुर्वेद विभाग के उपस्थित हैं। हमारे लिए आज का ये दिन आयुर्वेद दिवस एक उत्सव है। इस वर्ष योगा दिवस की थीम थी एक धरती एक स्वास्थ्य के लिए योग, और आयुर्वेद दिवस की थीम है आयुर्वेदा फॉर पीपल एंड प्लैनेट, लोगों और ग्रहों के लिए योग। यह वर्ष 2025 पूर्णतः वैश्विक कल्याण के प्रति समर्पित है, और आयुष शिक्षा एवं आयुष शिक्षा विभाग इस वैश्विक परिकल्पना के लिए पूर्णतः प्रतिबद्ध है, और हम सब चिकित्सा अधिकारी यहाँ एकत्रित होकर उन्हें इसी संकल्प को दोहरा रही हैं। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए अब मैं हमारे बीच उपस्थित श्री साई वेदा वेलनेस सेंटर से श्री विष्णु अग्रवाल जी को आमंत्रित करती हूँ कि वे अपने उद्बोध देकर हमारा ज्ञानवर्धन करें। आयुर्वेद आनंद और अध्यात्म इसके साथ का है, बिल्कुल है। मतलब वहाँ आनंद का भी मेरा 100 पेशेंट आया और पैरालाइज को लेकर आए, 77 की एज है और 77 बेड पकड़ लिया काफ़ी, तो उनकी जो है बहुत ही वो करीब चिड़चिड़ापन हो गया, उठती नहीं है, बात नहीं मानती है, ये नहीं करती है, वो नहीं करती है। और मैं जो है एक चीज़ सोच रहा था कि खिंचाव तो ऊपर चल रहा है, इस केस के रिकॉर्डिंग खिंचाव ऊपर चल रहा है और लाना यहाँ है। मैंने उसको वो थेरेपियों के बारे में ना, मुझे लग रहा था वो मुझसे ज़्यादा जानकारी उसको थी, तो अपन यहाँ किया हुआ है, मैंने वहाँ थेरेपी ली हुई है, बहुत सारी जानकारी है कि ये रिकवरी करने में हो जाएगा। आनंद करते हैं, कीर्तन करते, शाम को कीर्तन करते, आनंद लेते हैं साथ। तो वो इस तरीके से जो है ना कि आयुर्वेद तो वैसे ही अमृत तो है, और आनंद जुड़ जाए, अध्यात्म जुड़ जाए साथ में, और आनंद आ जाएगा। और अभी बड़ा अच्छा ऋषि जी ने बोला था, अभी मैं सुन रहा था सर जी, बहुत मतलब हमारे को आती हैं तकलीफें बहुत सारी आती हैं, क्योंकि हमसे ज़्यादा जानकारी है उसको होती है,
पेशेंट के लिए। और पहले पेशेंट को सेटिस्फाई करना है, फिर गवर्नमेंट साथ में भी सेटिस्फाई करके चलना है, उस चीज़ को भी साथ लेकर चलना है ना। आधी अधूरी जानकारी उधर भी ऊपर से जा रही है, आधी अधूरी हमारे को भी नहीं है, ठीक है। तो बहुत सारी समस्याएं आती हैं, तो इस तरीके की मीटिंग हो, ठीक है, जानकारियाँ मिले, जो भी अनुभव है आदान प्रदान हो, जिससे हम और बेहतर जान पाएँ पेशेंट के साथ, अपने साथ सभी के साथ बेहतर कर पाए। कि मेरे को जो है ना इस फील्ड के अंदर मैं थोड़ा सा अपना अनुभव दूंगा अपनी लाइफ में कि मैं मेरी लाल किले के सामने दुकान थी, इलेक्ट्रॉनिक्स का काम था, और अच्छा प्रभु की कृपा से था। अभी 2 दुकानें थी, बॉम्बे में ऑफिस था, और बड़ा काम कारोबार चल रहा था, बड़े लेवल पर चल रहा था। पता नहीं उसकी क्या कृपा हुई कि उसने जो है चुन लिया, उसने मतलब मुझे अपनी तरफ जो भी उसका करना था, और आभारी हूँ उसका कि मुझे जो है आप लोगों के में बैठने का मौका मिला है मेरे, मैं इसका बड़ा आभारी हूँ उसका। तो वो मुझे जो है ना वो खींच के उधर की तरफ लेकर आया, अध्यात्म की तरफ, इसकी तरफ, उसकी तरफ लाना उसने चालू किया। और वहाँ से जो है दिल्ली से हरिद्वार का सफ़र चालू हुआ, और अभी कुछ मैं वेलनेस के और अपने अपने जो मैंने डी एडिक्शन पे भी परमात्मा की कृपा से जो है बहुत काम किया। 18 साल 5 ब्रांच का ईश्वर ने मुझे फाउंडर बनाया, तो ये उसकी कृपाएं हुई अद्भुत उसकी। और अभी रक्षाबंधन पे ही भाई बोल बैठा कि भाई आप आयुर्वेदिक ये चीज़ें कर रहे हो ना, दिए जा रहे हो, मिलना कुछ है नहीं है, क्या कर रहे हो, चाइना क्यों नहीं बैठ जाते हो वहाँ पर, बड़ा ऑफिस वो समझ क्या कर रहे हो ये, इसमें मिल आप है, सबको जानकारी है, लेकिन ये काम है देवों का। ये काम जो है आयुर्वेद देवों का काम है, देवता ही लेकर आए थे, अमृत है इस चीज को। मनी माइंड जो मेरे को चीज समझ में आया, मेरा अनुभव, और वो ले चीज को लेकर बैठ गया, भाई बहन भी बैठ गए, और वो मतलब मेरे कार्य नहीं समझ में आता। और मैंने उनसे जो है एक ही बात कहा है, एक एग्जांपल अभी ताजा एग्जांपल था कि राकेश झुंझुनवाला 46,000 करोड़ कमाने के बाद साहब कह रहे हैं कि ये मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे 1 साल जीने को दे दो, मैं जी नहीं पाया। तो मैंने दोनों को बोला मैं 11 साल से अपने लिए जी रहा हूँ, मैं 11 साल से जी रहा हूँ जिंदगी को, 11 इंटू 46,000 करोड़ तो मैं कमा चुका। तो है कुछ चीज़ें जो है ना ईश्वर ने कहीं ना कहीं चुन रखा है। एक मन में है कि आयुर्वेद के साथ काम करना है, आनंद के साथ काम करना है, अध्यात्म के साथ काम करना है, चीज़ों को जोड़ना है कि लोग दुखी है ना, दुखी है, समस्या शरीर में आ गई है, धीरे धीरे आनंद आएगा, पहले हंस तो ले, जो आया उसे स्वीकार तो कर, उसको रोक तो सही, अपना काम करते। ईश्वर जैसा भाव, जैसा भी ईश्वर ने बताया, बहुत बढ़िया बात है, जैसा भाव वैसे ही हो, जिस भाव के साथ हम कार्य करते हैं उस भाव के साथ काम होता है। तो एक भाव रहता है कि चल उसी भाव के साथ हमने इसका एक आयुर्वेद बनाया, तो इनका बड़ा हमारे को, मैं आभारी हूँ, नेगी जी का बहुत सपोर्ट मिला है हमारे लिए, मैं इसके लिए तहे दिल से आभारी हूँ। और ईश्वर जो है हमारे को आगे बढ़ाए, इसके अंदर हम बेहतर कर पाएँ, आप लोगों के अनुभव दे पाएँ, जिससे हम और अच्छे से अपना हम इस फील्ड में योगदान दे पाएँ, यही मैं। आनंद अध्यात्म, आयुर्वेद आनंद अध्यात्म जुड़े हैं, और हम सब नितांत शायद इसी और काम कर रहे हैं। WHO ने तो 1946 में अपनी डेफिनेशन को बदलकर मेंटल, सोशल एंड फिजिकल हेल्थ के साथ जोड़ा, परंतु आयुर्वेद तो एक शाश्वत विधा है। प्राचीन समय से ही वह मानसिक, शारीरिक और सामाजिक परिकल्पनाओं को लेकर एक पूर्ण जीवन शैली और समग्र विकास के साथ आगे बढ़ रहा है, और हम सब उसी के निमित्त मात्र हैं। इसी क्रम में अब मैं हमारे बीच उपस्थित अधीक्षक ऋषिकुल आयुर्वेदिक फार्मेसी डॉक्टर अशोक से निवेदन करती हूँ कि 2 शब्द बोलकर हमें अनुग्रहित करें। अशोक तिवारी। नमस्कार, और सभा में उपस्थित डॉक्टर गुप्ता सर, आपको सादर प्रणाम है, और अपर जिला आयुर्वेदिक अधिकारी महोदय और जिला संघ के अध्यक्ष एवं साई वेलनेस सेंटर के मैनेजिंग डायरेक्टर, आप सभी को और सम्मानित सभी चिकित्सकों। आज आयुर्वेद दिवस के उपलक्ष्य में हम सब यहाँ संगोष्ठी का आयोजन हुआ है, तो सर का अनुभव तो बहुत ही लंबा रहा है, मैं इतना ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, थोड़ा जबकि मैडम ने कह ही दिया है तो थोड़ा बहुत अपने विचार रखना चाहूँगा। देखिए, संगोष्ठियाँ, पहली बात तो आयुर्वेद दिवस
हम आयुर्वेद के परिवार के लोगों के लिए तो रोज ही आयुर्वेद दिवस होना चाहिए। एक पर्टिकुलर डे ही क्यों चुना गया, तो इसलिए चुना गया कि जिस तरीके से हम नो टोबैको डे करते हैं, फादर्स डे करते हैं, या नो अल्कोहल डे करते हैं, टीवी डे करते हैं, तो उसी तरीके से एक अवेयरनेस क्रिएट हो। और उसके बाद जो है संगोष्ठी का आयोजन है। संगोष्ठी भी इसीलिए है कि एक दूसरे से कम्युनिकेशन हो जाए, एक दूसरे के अनुभव, जैसे सर ने अपने बहुत सारे अच्छे अनुभव बताए, तो उसको हम भी सीखेंगे, अपनाएंगे, तो संगोष्ठियों से भी ज्ञानार्जन होता रहता है। सर के ही वक्तव्य में एक बात आई कि एविडेंस बेस्ड होना चाहिए, तो मैं कहता हूँ कि एविडेंस, एक मिर्जा गालिब हुए तो उन्होंने एक शेर लिखा था कि न मैं होता तो क्या होता, न मैं होता तो क्या होता, खुदा होता। अगर हमें होता ही नहीं तो फिर वो होता, ईश्वर होता ना। तो आप सोचिए कि कंटेम्पोरेरी साइंस 2 साल या 200 साल या 250 साल पहले आई, और वो हमसे ये आज सवाल होता है कि वेयर इज़ द एविडेंस। अगर हम वर्ल्ड मेडिकल हिस्ट्री को देखते हैं तो देखते हैं कि द फर्स्ट हिस्ट्री एंड द फर्स्ट सिविलाइजेशन हु हैज़ अ रिटन डॉक्यूमेंट अबाउट द मेडिकल साइंस, जो आयुर्वेद है, जो चरक हमारी बृहत्त्रयी और लघुत्रयी हैं, उससे 5000 साल पहले, जब तब भी लोग बीमार होते होंगे, तब भी उनका उपचार होता होगा। तो पहली ऐसी साइंस थी, पहली ऐसी सिविलाइजेशन थी जिन्होंने आयुर्वेद को एक डॉक्यूमेंट कर दिया कि जिस तरीके से हम मिलियन लव या डेविडसन या हैरिसन जो उनकी टेक्स्ट बुक्स हैं, तो वैसे ही हमारी 5000 साल पहले उन्होंने एविडेंस को क्रिएट कर दिया ना। एविडेंस यू गेट बाई अ लिटरेचर और बाई एक्सपीरियंस। तो जो उन्होंने अनुभव किया उसको लिख दिया, डॉक्यूमेंट कर दिया, तो एक एविडेंस तो हमारे पास है। और देखिए इतना शानदार एविडेंस क्रिएट किया उन्होंने कि उसी समय उन्होंने अष्टांग आयुर्वेद की बात कर दी कि उन्होंने आयुर्वेद को 8 भागों में बांट दिया। उसी समय में उन्होंने चिकित्सा चतुष्पाद की बात कर दी, उन्होंने 4 वो भी चिकित्सा के विषण द्रव्याणी उपस्थाता रोगी निपात चतुष्टयम की बात कर दी। उसी समय उन्होंने कह दिया कि चिकित्सा, जैसे इन्होंने धनोपार्जन की बात की, उसी समय उन्होंने कह दिया चिकित्सा नास्ति निस्तला। सर की बात में एक इम्यूनिटी का शब्द आया, उसी समय उन्होंने परोजस और अपरोजस की बात कर दी। सर की बात में एक ओबेसिटी का शब्द आया, उसी समय उन्होंने अष्टोनिंदित पुरुष की बात कर दी। तो एविडेंस तो बहुत ज़रूरत है हमें थोड़ा सा और पीछे जाने की, खोद के ले आने की, उसको आज के परिप्रेक्ष्य में रिलेट करने की, सब कुछ है हमारे पास। और चूँकि 12 साल में रुद्रप्रयाग में चिकित्सा कर्म करता रहा, अब मैं फार्मेसी में आ गया हूँ, तो औषधि निर्माण, मैं आप सभी से ये भी अपेक्षा करूँगा कि आप लोग कभी टहलते हुए या इधर से जब गुजरे तो फार्मेसी में आए और फार्मेसी में निर्माण की प्रक्रिया को भी देखें। देखिए क्या खूबसूरत बात लिखी चरक में कि योगादपि विषम तीक्ष्णम उत्तमम भेषजम भवे भेषजम चापि दुर्युक्तम तीक्ष्णम संपद्यते विषम। दुनिया में कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसको अगर युक्तिपूर्वक उपयोग किया जाए तो वो भेषज ना हो। उन्होंने कहा जहर को भी उपयोग करेंगे तो उत्तमम भेषज, योगा विषम अगर युक्तिपूर्वक यूज़ किया जाए तो विष भी जो है। और एलोपैथी में क्या होता है, मैंने प्रोफेसर BM हेगड़े जो कि एलोपैथ के बहुत पद्मश्री हैं, उनका एक वक्तव्य सुन रहा था, तो उन्होंने बड़ा शानदार एक लाइन मुझे बड़ी छप गई दिमाग में, कुछ चीज़ें छप जाती हैं। तो उन्होंने कहा कि देयर इज़ एन इल फॉलोइंग अ पिल। कोई भी आप दवा लेते हैं तो जो है एक इल तो होगा ही, लेकिन हमारे उसमें जो है निरापद है। और होता क्या है कि देयर इज ए लीकेज और हमने उसको बंद कर दिया, एमसील लगा दिया। लेकिन आयुर्वेद तो ये कहता है कि लीकेज हो कहाँ से रहा है, जैसे सर ने कहा कि पोर्टल हाइपरटेंशन इज द कॉज बिहाइंड। तो वो चीज़ आयुर्वेद में है, हमें थोड़ा सा प्रबुद्ध होने की ज़रूरत है, एक दूसरों को अपने अपने विचार शेयर करने की ज़रूरत है और नॉलेज को स्प्रेड करते रहना है। लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स की भी बात आ रही है। पहले भी अब देखिए हमने बहुत पहले जब हम लोग अभी ग्रेजुएशन में गए भी नहीं थे तो एक बीमारी आई थी टेनिस एल्बो, उसका नाम सुना। अब सर ने स्मार्टफोन का जिक्र किया तो आज एक सेल्फी हैंड भी आ गया है, सेल्फी हैंड भी हो गया है, जो यहाँ से एल्बो में होता था अब सेल्फी हैंड होने लगा। तो ज़रूरत क्या है कि एक ट्राइपॉड का, मैं ये नहीं कहता कि हमें टेक्नोलॉजी फ्रेंडली नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर एक ट्राइपॉड का इस्तेमाल करके भी देखा जा सकता है, स्क्रीन टाइम को कम किया जा सकता है। स्ट्रेस होने लगा है, पहले लोग स्ट्रेस होते ही नहीं थे। सर वेलनेस सेंटर को चलाते हैं, देखिए ये भी डॉक्यूमेंटेड है हमारे एविडेंस की। फूटी प्रावेसिक रासायन करके आता था, वेलनेस सेंटर सर जस्ट लाइक दैट कि आप
एक अलग जगह पे जाते हैं, रोगी को एक अलग व्यवस्था में रख देते हैं, तो वहाँ माहौल अच्छा होता है, सारी उसके फेवरिंग कंडीशंस होती है। द फर्स्ट साइंस, द फर्स्ट फिलॉसफी जिन्होंने ये कहा कि हमको पहले रोगी को ट्रीटेबल बनाना है, पूर्व करने की बात नहीं, पर फर्स्ट यू जस्ट डोंट ट्रीट, जस्ट मेक हिम ट्रीटेबल फर्स्ट, देन यू स्टार्ट ट्रीटमेंट। व्यवस्था पत्र में पथ्य अपथ्य की विभाग करनी है, और एक लाइटर क्योंकि रोगी को कम्युनिकेट करना ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है चिकित्सक की। केवल ऐसा ही नहीं कि व्यवस्था पत्र लिख दिया हमने और चलते बने, तो ये ड्यूटी तो होती रहेगी, लेकिन क्या है कि प्रॉपर कम्युनिकेशन बिटवीन पेशेंट एंड द डॉक्टर ये बहुत ज़रूरी है। अ गुड हिस्ट्री इज़ हाफ डन। अगर आपने बढ़िया हिस्ट्री ले ली तो आपने हाफ डन, आपने काम कर लिया। देखिए रक्तचाप की बात हुई, आवृत बातों के बारे में कितना पहले ही उन्होंने इतने टाइप के आवरण बता दिए उन्होंने। अष्टविध जो हम स्टूल टेस्ट, मूत्र की परीक्षा, अष्टविध परीक्षा बताई पहले ही। पहली ऐसी साइंस है जो कि अनुमान को बताती साथ में औषध का भक्षण काल भी बताया कि प्रागभक्तम, मध्यभक्तम, सभक्तम, ये सारी चीज़ें आयुर्वेद में हैं। ज़रूरत है कि केवल फॉलो करने की है। और अब ज़्यादा कुछ अनुभव नहीं है मेरा, सर के आगे तो बहुत कम अनुभव है, लेकिन ये है आपसे इससे अनुरोध है कि शेयर करते रहें सभी। धन्यवाद डॉक्टर साहब। ये बात सच है कि सर के आगे बोलते हुए हमेशा मेरे भी पैर लड़खड़ाते हैं, और सर आपके ज्ञान के आगे हम लोग अभी भी आपसे सीख ही रहे हैं। डॉक्टर साहब ने एक बात कही, उससे मैं पूर्णतः सहमत हूँ। हम लोग अपनी अपनी जगह पर कार्य कर रहे हैं। अनेक शॉर्टकमिंग्स, संसाधनों की कमियों से हम सब अपनी अपनी जगह जूझ रहे हैं। वो संसाधन की कमी किसी भी प्रकार से हो सकती है, परंतु आज यहाँ संगोष्ठी में जो भी वक्तव्य मैं सुन रही हूँ, उसके बाद मुझे अंदर से यही महसूस हो रहा है कि हम इन सब कमियों को स्वीकार करते हुए निरंतर प्रतिबद्धता और संकल्पता के साथ आगे बढ़ना है, और एक बीच का रास्ता निकालते हुए अपनी स्ट्रेंथ, अपनी मजबूती को समझकर आगे बढ़ना है, और शायद संगोष्ठी का भी यही आधार है। इसी क्रम में हमारे बीच उपस्थित अपर जिला आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी महोदय डॉक्टर अतुल नेगी जी का मैं उनसे कहूँगी कि आप अपने उद्योग से हमें अनुग्रहित करें। आयुर्वेद दिवस के उपलक्ष्य में हमारे जो विशिष्ट अतिथि हमारे डॉक्टर गुप्ता सर आए हैं, अजय गुप्ता सर आए हैं, उनका सबको अभिवादन करना चाहता हूँ। अब सालों के बाद सबको हमको सुनने को मिला है, सन 2007 और 8 के बाद करीब 16 साल के बाद हमें सबको सुनने को मिला है यहाँ पे जो है। और एक जो विद्यार्थी जीवन होता है उसको हमेशा हमें आगे बना के रखना चाहिए, हमें कुछ होना चाहिए जो है। और सर ने जो हमें बताया आहार ज्ञान के बारे में और लाइफ स्टाइल के बारे में, उसको हमें फॉलो करना चाहिए। और हमारे बीच में जो है वेलनेस सेंटर के जो है संस्थापक जो है श्री विष्णु अग्रवाल जी की हैं जो है, और उन्होंने एक वेलनेस सेंटर खोला है, और उन्होंने वहाँ पे एक MD डॉक्टर को भी रखा है, साथ में वहाँ पे कुछ पंचकर्म के जो है पंचकर्म सहायक भी है, और उन्होंने बहुत ही अच्छा सेंटर बनाया है वहाँ पे जो है। तो इस प्रकार के जो उद्योगपति हैं, जो कि आप देखते होंगे कि ज़्यादातर क्या करते हैं, कोई कंपनी या फैक्ट्री होते हैं जो है, लेकिन अगर इस प्रकार के उद्योगपति अगर आयुर्वेद की फील्ड में आते हैं, वो कोई वेलनेस सेंटर खोलते हैं, तो हमारे जो है डॉक्टर्स के लिए भी एक बहुत बड़ा स्कोप मिलता है वहाँ पे एक जॉब का भी। जैसे पतंजलि जब सन 2005 के आसपास जब खुला था, तो हमारे ग्रेजुएट वहाँ पे काफ़ी जॉब करने गए थे। जो डॉक्टर्स पहले नर्सिंग होम में जॉब किया करते थे, पढ़ते वो आयुर्वेद थे, लेकिन काम किया करते थे वो एलोपैथ का करते थे। लेकिन पतंजलि ने उनको एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म दिया कि जहाँ पे वो डॉक्टर्स वहाँ पे जॉब करते हैं, और जो वहाँ पे हम सुनते हैं कि प्योर आयुर्वेद है, वो वहाँ पे हमें देखने को मिलता है। उन्होंने बहुत बड़ा वहाँ पे रिसर्च सेंटर भी खोला, जो देश विदेश के लोग वहाँ पे आ रहे हैं, और बहुत सी जो ऐसी बीमारियाँ जो रेयर होती हैं, जैसे हीमोफीलिया हो गया, ये इस तरह के जो रोग हो गए जो है, उनकी भी वो रिसर्च कर रहे हैं, और वहाँ पे इस तरह के पेशेंट आते हैं जो है। और मैं चाहूँगा कि जो हमारे नेक्स्ट महीने हमारी जो इस तरह की मीटिंग होगी, जो कि हमें निदेशालय से एक ऑर्डर आया है कि अब हर महीने आप जो है एमओस की एक जो है फर्स्ट वीक में जो एक आप मीटिंग रखें अपने कार्यालय में जो है। तो मैं चाहूँगा कि जैसे सर ने हमें इस महीने जो है हमें अपना ज्ञान दिया, ऐसे हमारे कुछ अन्य जो हमारे प्रोफेसर हैं जो है, या जो PG के डॉक्टर्स हैं जो किए हुए हैं जो है, या जो किसी अन्य जो है कॉलेज में टीचिंग कर रहे हैं, वो अपना जिस विषय के जो विशेषज्ञ हैं वो आधा घंटा 1 घंटा हमें दे, तो हमारा ज्ञान का वर्धन होगा जो है। क्योंकि जब से हम लोगों ने कॉलेज छोड़ा है, तो हम जो एक पढ़ाई का जो टच होता है वो हमसे छूट जाता है जो है।
तो हम सीधे यहाँ जाते हैं कि पेशेंट हमें अपनी बीमारी के बारे में बताता है और हम सीधे उसको दवाई देते हैं भैया। तो लेकिन जो सर ने बताया कि सर्वे रोगा मंदाग्नि जो है ना, अब मरीज हमारे पास आता है सीधे, हम उसको क्या करते हैं कि मंदाग्नि के बारे में नहीं बताते जो या कुछ और जो हमारे आहार विहार के बारे में, यूजुचर्या दिनचर्या के बारे में बताते हैं, और सीधे मरीज क्या करता है कि अपनी बीमारी बताता है और उसको हम क्या सीधे दवाई दे देते हैं। फिर दूसरे मरीज को बोलते हैं अब आप आइए जो है दवाई लीजिए जो है। तो हमको मरीज को जो हमने आयुर्वेद में पढ़ा है उसको भी हमको वहाँ फॉलो करने का जो हमें मौका मिले तो हमको उसको करना चाहिए। तो इस प्रकार की जैसे पहले सीए में ट्रेनिंग होती थी, अभी अलग अलग प्रकार की ट्रेनिंग हो रही है। तो इस प्रकार की ट्रेनिंग हमारे कार्यालय में अगर एक दिन की हो तो वो बहुत अच्छा रहेगा जो है। और उसके साथ साथ हमें कई बार क्या करना चाहिए, जैसे हमारे पास यहाँ पे आयुष ग्राम जो हमारे हरिद्वार में और हर जनपद में आयुष ग्राम खुल गया है, तो उसके माध्यम से हम आयुर्वेद का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। तो जो किट यहाँ पे बन के आई है, यहाँ पे करीब 500 के आसपास किट आई है मेरे ख्याल से हर आयुष ग्राम में। तो इसके माध्यम से हमारी जो दिनचर्या कैसे होनी चाहिए हम पब्लिक को बताते हैं, यहाँ पे मरीजों को बताते हैं। तो इसमें जैसे हम लोग बचपन से क्या देखते हुए आए हैं कि सुबह टूथपेस्ट लगा के दांतों को साफ करना चाहिए, लेकिन मंजन के बारे में हम ना तो अपने बच्चों को बताते हैं ना हमको ज़्यादा सुनने को कभी आया करे जो है ना, लेकिन हमको ये करना है। साथ में हमें जो है कि मैं जैसे यहाँ कार्यक्रम में दिख रहा हूँ अपने यहाँ, ये कहीं भी हम जाते हैं जो है प्लास्टिक का हम लोग ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। तो मैंने एक अपना एक मोड बना लिया है कि हम अपने इस तरह की मीटिंग में कांच या स्टील या कुछ पीतल तांबे के बर्तनों का हम यूज़ करें। मैं वेलनेस सेंटर में गया यहाँ पे, उनके यहाँ सारे बर्तन जो है पीतल और तांबे के रखे हैं यहाँ पे जो है, उनमें ही खाना खाते हैं, मरीजों को भी खाना उसी में देते हैं। तो क्या होगा कि जब दूसरा हमारे किचन से लोहे के बर्तन चले गए हैं, हम सोचते हैं कि सब्जी जो है काली हो जाएगी, खराब हो जाएगी, उसका रंग खराब हो जाएगा, तो हमको वापस जो है पहले वहाँ आना पड़ेगा। और ट्रेडिशन में जो भारत का जो है बहुत पहले किसी राज्यों में मिट्टी के बर्तनों में भी खाना बनता था, तो हम मिट्टी से बर्तनों से और तांबे पीतल के बर्तनों से प्लास्टिक के बर्तनों में आ गए, वो हमारे को नुकसान पहुंचाता है। तो मैं चाहूँगा कि नेक्स्ट मीटिंग हो तो हम जो है अपने ऑफिस में मीटिंग में जो है ये प्लास्टिक के बर्तनों का यूज ना करें। दूसरा क्या है कि जैसे पतंजलि ने, मैं ऐसी किसी कंपनी का प्रचार नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं जो देखता हूँ ये और भी कई सारी कंपनियां हैं, उन्होंने हर्बल के पदार्थ निकाले हैं। तो मैं चाहूँगा कि नेक्स्ट मीटिंग में हम जो ये मूल्य है इसका उपयोग ना करें, और उनके जैसे उनका हम उसका यूज करें। नहीं तो जलजीरा है हमारे पास, उसका हम उपयोग करें जो है। तो क्या होता है कि जैसे संदेश हमारा जो जाता है वो अच्छा जाता है कि हम प्लास्टिक और कोल्ड ड्रिंक का उपयोग कर रहे हैं। तो इस प्रकार से जो है मैं काफ़ी समय हो गया सर, पहले तो आपके चरणों में कोटि प्रणाम। सभी को आयुर्वेद दिवस की शुभकामनाएं। सर, मेरा सिर्फ एक खाली पॉइंट है, वो ऐसा कुछ पता नहीं कितना इम्पोर्टेंट है ये नहीं पता, कि हम लोग आयुर्वेद को लेकर खूब बातें कर रहे हैं, जैसे योग दिवस भी है, लेकिन समस्या ये आती है कि जिस तरीके से फॉरेनर्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, हमारी ही पैथी को वो पेटेंट करवा लेते हैं। ये बहुत बड़ी समस्या है कि हम इसमें काम कर रहे हैं, हम देशों में पहुंचा भी रहे हैं। जैसे योगा का है, अभी वो इतने पूरे संपूर्ण विश्व में मनाया जाता है, लेकिन वो लोग क्या करते हैं, इसको अपनी पैथी के नाम से अपने अलग अलग योग, मतलब इवन ऐसा हो गया कि कई बार वो मजाक तक बन जाता है, जैसे बियर योगा, डॉग योगा। इस तरीके से वो क्या होता है, चीज़ें भी खराब होती चली जा रही है। जैसे अभी बाहर हैं, उन्होंने हल्दी को पेटेंट करवा लिया, ये उनकी रिसर्च है। ये हमारे लिए कितना दुर्भाग्य का विषय है कि हम इतने हज़ारों सालों से इसका इस्तेमाल कर रहे हैं और हम उसे अपने नाम पे, अपने देश के नाम पे पेटेंट नहीं करवा पा रहे हैं। तो उसमें मतलब अगर कुछ हम लोग तो अभी जॉब में हैं, हम किस तरीके से इसमें आगे वो कर सकते हैं, या हमारा विभाग कैसे आगे वो कर सकता है? हल्दी के पेटेंट है सर, नीम के पेटेंट है, गोमूत्र के पेटेंट है, वो हल्दी का शायद वापस हो गया। पेटेंट जो है ना, पेटेंट हल्दी का वापस हो गया, निराली की हल्दी का वापस हो गया। वो केस है। हल्दी का जो पेटेंट था उसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने चैलेंज किया था, वो रिफ्यूज हो गया। मतलब इसमें और यहाँ यहाँ पर भी कराया था सर। देखिए आपका क्वेश्चन जो है ना, हाँ, हर चीज जैसे बच्चे हैं, पेडियाट्रिक है आजकल ये बोलता है कि आप मालिश मत कीजिए बच्चे का। अब मालिश नहीं करेंगे, पैदा हुआ बच्चे का, उसकी हड्डियाँ सीधी कैसे होंगी? सही है, आप ये इसके लिए मना बोलो, किसी भी घोष की जो किताब आती है इसकी सलाह, उसमें भी मेंशन नहीं है कि आप मालिश ना करिए। उनका हमेशा एक ट्रेड होता है कि आयुर्वेद को हमेशा नीचे दिखाया जाए जैसे और उसकी कोई भी चीजें अपने नाम से करें। आयुर्वेद को वो लोग ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट के तौर पे वो नाम देते हैं, जबकि हमारा तो देसी की यही है
उसको ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट की उसमें तो डालना ही नहीं चाहिए। फॉरेनर्स वो यही कर रहे हैं, तो उस दिशा में मतलब हमारा आयुर्वेद किस तरीके से जो विभाग है ऊपर तक मंत्रालय है वो क्या काम करते हैं? ऑल्टरनेट मेडिसिन है। प्रॉब्लम मैडम डॉक्यूमेंटेशन आयुर्वेद को में कैसे डिफरेंशिएट नहीं, ये सारी देखिए, समस्या बड़ा सर अच्छा बात आपने कही है। अब समय के साथ थोड़ी सोच बदली है ना। जैसे जैसे आप कॉन्फ्रेंसेस में आएंगे तो आप देखिए कि बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसेस जब हम लोग जाते हैं तो वहाँ मॉडर्न के डॉक्टर्स भी आते हैं, मॉडर्न के सर्जन्स भी आते हैं, और वो हमारे जो डॉक्टर्स हम लोग प्रोसीजर्स करते हैं उसमें एज ए चेयरपर्सन बैठते हैं और बड़ा अप्रिशिएट करते हैं। मान लीजिए नीम का पेटेंट हो गया है, कोई चीज़ का, ये बहुत छोटी सी चीज़ है। हमें हमारी प्राइम ड्यूटी ये है कि बजाय नेगेटिव एस्पेक्ट पे देखने के एक सीधी रेखा में आप अपना काम करते रहिए, क्योंकि अब सोच बदली है। आयुष मंत्रालय एकदम अलग है। हम सबकी ये ड्यूटी है कि उस चीज़ को एक पॉजिटिव थॉट के साथ डिपेंड करें, और मैंने बताया ना कि हमें आयुर्वेद को विश्व के फ्रंट लाइन में लेकर जाए। हम ये नहीं कह रहे हैं कैसे डिफेंड करें। हमारे अंदर कुछ लोगों में कमी है कि हम अपने आप को सेकंड ग्रेड सिटीजन समझते हैं। हम सेकंड ग्रेड नहीं हैं, हम नंबर 1 हैं। पहले आयुर्वेद इज द मोस्ट सीक्रेट विजडम। ये अगर आज दुनिया में चरक संहिता नहीं होती, सुश्रुत संहिता नहीं होती, तो मेडिकल साइंस जीरो होती। उन्होंने बताया नहीं 200 साल से तो आएंगे ना दुनिया पे आ रहा है। तो क्योंकि हमने पूरा इतिहास पढ़ा है कि मॉडर्न पीपल जो भी काम करते हैं, चाहे वो ट्रीटमेंट हो चाहे वो सर्जरी हो, वो प्रिंसिपल्स आज भी आयुर्वेद के हैं। किसी ने एक पेटेंट ले लिया उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका घर 2 कमरे का घर है, एक ड्राइंग रूम, एक किचन है, आप सुखी, आपके बगल में किसी ने बड़ी बिल्डिंग बनाई, कोई फर्क नहीं पड़ता। कि हमने ले लिया, हम अगर ले लेते देखिए हमारे यहाँ वो डॉक्यूमेंटेड है कि डॉक्टर अवनीश जी बता रहे थे कि जो हमारे शास्त्र में डॉक्यूमेंटेड होता है उसको हम, क्योंकि वो ऑलरेडी डॉक्यूमेंटेशन है, वो ऑथेंटिक है, तो उसका पेटेंट लेने का आवश्यकता ही नहीं। हमारे यहाँ जो भी रिसर्च हो रही है, जो हमारे ऑथेंटिक लिटरेचर बृहत्तरी में जो औषधियाँ क्लासिकल ड्रग्स हैं, उनको आप पेटेंटेड मानिए, वो आप तो वचन है। वहाँ लिखा है नीम के ये गुण हैं, वहाँ लिखा है गिलोय के ये गुण हैं, तो वो गुण हैं और वो प्रमाणित हुए। पेटेंट के नाम पर पीछे भाग के अपने आप को निगेटिव में डालने की कोई आवश्यकता नहीं। बिल्कुल उस दृष्टिकोण को ये सोच के ना करें कि हम इंटीग्रेटेड नहीं हैं। हम आज भी आयुर्वेद की औषधि पूरी विश्वसनीयता के साथ, हमें आयुर्वेद की विश्वसनीयता को भी आगे बढ़ाना है। एविडेंस बेस्ड का मतलब ये नहीं कि हम रोगी को पर्चा लिखेंगे और उसके बाद उसको लिटरेचर देंगे, लेकिन जो हम ड्रग यूज़ कर रहे हैं हमें पता होना चाहिए कि इसके अंदर ये प्रॉपर्टीज है। जब हमारे बच्चे रिसर्च करने के लिए जाते हैं उनको मालूम है खरीदरा में कर्कमीन है, हृदय में कर्कमीन 1 से 1.5% होती है। मैं इनको बताता हूँ, मैं महाराष्ट्र में भी गया हूँ, वहाँ एक जगह वाई गाँव है, वाई गाँव की जो ब्लैक सॉइल है वहाँ की कर्कमीन में 6 से 6.5% कर्कमीन है वहाँ कहने के बाद। इस बार मैंने वाई गाँव से मंगवाई। एक ग्रुप में इस बैच को दुष्ट प्रणकर खाली उस हल्दी के रिसर्च करें, वो हमारे रिसर्च बन के आएगी और आने वाले समय में ये लोग उस जनरेशन को आगे बढ़ाएंगे। मान लीजिए 2-4 पेटेंट किसी जो है उससे हमारी थेरेपी में कोई असर पड़ने वाला नहीं, कोई असर नहीं पड़ेगा है। हमें अपने अंदर कॉन्फिडेंस लेकर के आना पड़ेगा कि जो हम कह रहे हैं वो सही है। मेरे पास कई बार मॉडर्न के डॉक्टर्स आ जाते हैं, बैठते हैं, सब मेरे हम उम्र के ही है, तो डिस्कशन करने लगते हैं कि भाई यार प्रोस्टेट की प्रॉब्लम हमको क्या करें, क्या लें, टेम्सिलोसिन, सिलोडोसिन, ढेर सारे साइड इफेक्ट हैं। तो हम कहते हैं हमारे यहाँ बस्ती चिकित्सा है एंड इट इज़ इफेक्टिव। हमारे यहाँ पुनर्नवा चूर्ण है। पुनर्नवा का मतलब खाली यूरिनरी प्रॉब्लम से नहीं, पुनर्नवा वी आर ऑल्सो यूजिंग इन लिवर डिसऑर्डर्स। हाँ, इफिशिएंसी उसकी चेंज हो जाती है। हमें उस दृष्टिकोण से हमको चिकित्सा करनी है। और आप देखिए धीरे धीरे करते करते एक दिन आप सबसे आगे खड़े होंगे, आज भी आगे खड़े होंगे, है ना। बस कॉन्फिडेंस रखिए, है ना। जब आगे बढ़ने का जज्बा हो, तो मुश्किलें भी आसान हो जाती हैं। डॉक्टर अतुल कुमार नेगी जी, आपके वक्तव्य सुनकर जहाँ चाह है वहाँ राह है। बहुत बहुत आपको साधुवाद। आने वाले समय में क्या होगा क्या नहीं वो वक्त बताएगा, और आपका धन्यवाद कि आपने इस प्रकार सोचा। आगे आप सभी से मैं आग्रह करती हूँ, अगर आप कोई आगे आकर अपना वक्तव्य देना चाहते हो तो। सबसे पहले सर आपको नमस्कार। और मेरे प्रिय साथियों, मैं आज आयुर्वेद दिवस पर
कुछ मोटी मोटी बातों से अवगत कराना चाहूँगा। आप वैसे आप सभी लोग विद्वान हैं, वो उस विषय पे ज़्यादा मैं चर्चा नहीं करूँगा। तो आपको मैं ये बता देता हूँ कि आज तक WHO जो हमारा आयुर्वेद है, आयुर्वेद के बारे में कहा गया है कि चिकित्सा शास्त्री नहीं है, ये आत्मदर्शन भी है। और आज तक WHO ने आयु की परिभाषा नहीं दी है। हेल्थ की दी है, स्वास्थ्य की दी है, चिकित्सा की दी है, लेकिन आयु की डेफिनेशन केवल आयुर्वेद ही देता है। और आज आयुर्वेद दिवस के दिन इस आयु के बारे में भी चर्चा कर लेना आवश्यक है। आयुर्वेद की परिभाषा ही शुरू होती है हिताहितम सुखम दुख मायुष्यस्य हिताहितम से, ठीक है। क्योंकि आत्मदर्शन है, इसमें आपका खान पीन के अलावा आपका जीवन इस लोक के अलावा परलोक में भी कैसा रहे ये दिया गया है। और आज की डेट में हम अपना ये जो हमारा ग्रंथ है आयुर्वेद, ये धर्म से जुड़ा हुआ है ज़्यादा, लेकिन सभी लोग आज की डेट में इसको साइंटिफिक वे में लाना चाहते हैं। और साइंटिफिक वे की दिशा में लाने के लिए आज जैसे हमारा धनतेरस को आयुर्वेद दिवस मनाया जाता था, लेकिन धनतेरस क्योंकि वो भगवान से जुड़े हैं, धर्म से जुड़े हैं, तो थोड़ा अलग हटके आज 23 सितंबर को तय किया गया। इसी तरह हमारा वो योगा दिवस 21 जून को किया गया। 21 जून आपकी ग्रह नक्षत्रों के अनुसार सबसे बड़ा दिन है। 23 सितंबर 21 मार्च 2 ऐसे दिन है जिस दिन सूरज की रोशनी सीधी पड़ती है और 12-12 घंटे का दिन और रात होता है। ये इसके पीछे एक तर्क है, साइंटिफिक वे तरीके से वेद को साइंस के आधार पे स्थापित करने की चेष्टा की गई है। अब इसमें हो क्या रहा है, आज की डेट में हम भी कहीं भी जाते हैं आयुर्वेद को लेकर धर्मों से जोड़ने लगते हैं। मेरा धर्म से कोई वो नहीं है। आप जब वैज्ञानिक होंगे तो आप धर्म से थोड़ा पीछे हटते चले जाएंगे। ये अपने आप में स्वभाव है मनुष्य का। क्योंकि मैं ATI में ट्रेनिंग में गया था, तो वहाँ पे चट्टोपाध्याय की एक बुक पढ़ी मैंने। उसमें ये लिखा था कि जो हमारे देवता थे, जिसमें अश्वनी कुमार दुबे जो देवताओं के वैद्य माने जाते हैं, उनको देवांश नहीं दिया जाता था। 1/11वां हिस्सा देवांश होता था यज्ञ का, वो इसलिए नहीं दिया जाता था कि वो तर्कवादी थे। और जो तर्कवादी होगा, साइंटिफिक होगा, वो धर्म का अवलंबन नहीं करेगा और वो सभी दिशाओं में सभी लोगों का इलाज करते थे, तो उनको अछूत भी मान लिया जाता था। अछूत मानने के कारण भी उनको देवांश नहीं दिया जाता था। ये उसमें चट्टोपाध्याय की बुक में बहुत अच्छा लिखा हुआ है। उन्होंने बहुत अच्छे से उपाध्याय जी ने डिस्क्राइब किया है कि जब आप तर्कवादी होते हैं तो आप धर्म से दूर होते चले जाते हैं। और जितने भी साइंटिस्ट हैं, अगर आप उनका वो लें, जैसे स्टीफन हॉकिंस है, तो वो कहते हैं कि वो गॉड पे विश्वास नहीं रखता था। वो बोलता था कि अगर गॉड ने यूनिवर्स को बनाया तो फिर एक सवाल उठ जाएगा कि गॉड को किसने बनाया। इसलिए वो जो भी ब्रह्मांड शक्ति है, उस ब्रह्मांड शक्ति को हमें कैच करना है। और जब आप कैच करके इस लोक से परलोक में बड़े बड़े ओहदे पर चले जाओगे तो आप स्वयं ही परमेश्वर, जिसे बोलते हैं हमारे दर्शन में मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। तो एक ये सोचने का नज़रिया है। लेकिन हमारा पिछले 200 सालों से आयुर्वेद में कोई भी तरक्की नहीं हुई है, ये हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। कैसे नहीं हुई है? नहीं सुनिए सर, सुनिए, वो सब मैं बोल रहा हूँ पहले, उसके बाद आप बोलिए। तरक्की इसलिए नहीं हुई है कि हम आज तक अपने संहिता रूप में पढ़ रहे हैं। संहिता का मतलब यही होता है कि जो हमारी परंपराएं थी, कल्चर था, ट्रेडिशनल था, उसको एक सूचीबद्ध कर देना ही संहिता बोला जाता है। आज भी हम अपने को साइंस के रूप में स्थापित नहीं कर पाए हैं, जबकि वो जो उनकी किताबें हैं वो प्रमाणित है, साइंटिफिक है, डेटा पर आधारित एविडेंस है। वो बुकें पढ़ते हैं जो रिसर्च कंप्लीट हो गई है, जिनके आधार है, जिनका प्रमाण स्थापित कर दिया गया। लेकिन आज तक हमने कोई डेटा कलेक्शन करके एविडेंस के आधार पे एक बुक स्थापित नहीं करी है। इसीलिए हम आज संहिता ही पढ़ रहे हैं। संहिता का अर्थ ही होता है कि जो आपकी कल्चर ट्रेडिशनल है उसको सूचीबद्ध कर देना ही संहिता बोला जाता है। हम आज भी संहिता पढ़ते हैं, किसी की भी रिसर्च बुक नहीं है जो सब्जेक्ट के रूप में पढ़ाई जाती है। तो ये चीज़ें हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और मैंने एक चीज़ और देखा कि मैंने इमरजेंसी में लोगों को मरते हुए देखा है। आजकल इमरजेंसी में वो मशीनें हैं तरह तरह की आई हैं, जैसे CPR देते हैं, उसी में मैंने देखा, पहली बार देखा था मशीन फर्स्ट टाइम, तो मुझे लगा कि यार ये तो जानबूझ के ही मार रहे हैं। उसमें नोर एड्रेनलिन जो होता है वो चल रहा था, उसको हार्ट बीट को पंप करने के लिए। एक अल्फा रिसेप्टर एगोनिस्ट जो ब्लड वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट करे वो चल रहा था। एक एंटीबायोटिक था, एक एनाल्जेसिक, एक सेडेटिव था, और उसको लिटाए रखे थे। और उनके पास क्योंकि बीमा था 10-15 लाख का, वो बिल बनाता रहा। 8-10 दिन बाद उसको लीवर का सिरोसिस था।
मुझे लगा उसका ऑटोनोमस ब्रेन तो सोया पड़ा है। जो हमारे अंदर जो खुद का इलाज करने का सिस्टम है ऑटोनोमस ब्रेन ही बताया जाता है कि सोए अवस्था में हमारा अवचेतन मन ही हमें रिपेयर करता है। ठीक है, एक ये हमारा दर्शन का एक कंसेप्ट हो सकता हो, अलग अलग भी हो लोगों की सोच, तो क्योंकि बॉडी हमारी खुद ही रिपेयर करती है। तो सोए अवस्था में आपने तो उसका ऑटोनोमस भी सुला रखा, और जब 9 दिन उसके पूरे हो गए, देखा कि भाई बीमा पूरा हो गया, उसके बाद उसका निकाल दिया, उसके बाद 1 घंटा मुश्किल से रहा, उसके बाद डेथ हो गई उसकी। उसमें उसने अलग से कुछ नहीं किया, रटाया ट्रीटमेंट उसका इमरजेंसी में चल रहा था, और मैक्सिमम मुझे ऐसा लगता है 10-20% तो इमरजेंसी में मार ही रहेंगे रटाया ट्रीटमेंट देके। तो इसमें हम क्या करें, अब हम वहाँ पे अपनी मेडिसिन अगर ऐड कराएं तो वो ऐड करना नहीं चाहता, और हमारे यहाँ इमरजेंसी है नहीं। तो हमें, आपको शायद ये मालूम ही है कि हमारे शिक्षक ने फर्स्ट टाइम 600 हर्बल मेडिसिन का डिस्क्रिप्शन दिया था, और 400 डिस्क्रिप्शन हिप्पोक्रेटस द्वारा दिया गया। लेकिन हिप्पोक्रेटस की साइंस आज कहाँ चली गई, और हमारी जो 600 वाली जो साइंस आज वो इसीलिए रुकी कि हम उसको आधुनिकता के एस्पेक्ट पर ला नहीं पाए, और ना ही अपनाना चाहते हैं। हम पुराना देश काल समय अलग था, आज का देश काल समय अलग होता जा रहा है। आज के समय में बिना मौसम के तो बारिश हो रही है, तो हमें उस आधुनिकता के इस एस्पेक्ट पर अपने आयुर्वेद को ले जाना पड़ेगा, उसके पैरामीटर स्थापित करने पड़ेंगे, और इमरजेंसी भी हमें होगी, तभी हम अपने सिद्धांतों को आधुनिक पैरामीटर पर स्थापित कर पाएंगे। ये मेरा इसमें अपना विचार रखने का था। इसी के साथ आप में से कोई और अपने उत्तर हाँ, दे एक मिनट जवाब आपका क्या डॉक्टर गांधी हाँ, केवल 2 बातें करूँगा। आपने आयुर्वेद के विकास ना होने की बात की। आपको पहली बात काल खंडों की विशेष जानकारी रखनी चाहिए। इस तरह की बातों को करने से पूर्व आयुर्वेद के विकास का एक चरणबद्ध क्रम है। वैदिक काल, संहिता काल, निघंटु काल, उसके बाद हमारे विकास में थोड़ी सी रुकावट आई, सिर्फ इसलिए कि इस भारतवर्ष में बौद्ध परंपरा का ज़्यादा उदय हुआ, और वहाँ पे शांति को, अहिंसा को प्रधान माना गया। उस अहिंसा को प्रधान मानने की वजह से जो हमारा शल्य विद्या थी, जो उस समय तक बहुत प्रबुद्ध स्तर पे थी, वो रुक गई, और उसके एवज में भी विकास रुका नहीं। शल्य भले ही रुका, लेकिन रस शास्त्र और भेषज कल्पना का उदय होना उसी समय से प्रारंभ हुआ। केवल बौद्ध काल के ज़्यादा ही मानने से, उसके मानने वाले लोगों के बढ़ने से हमारा सर्जरी का काम रुकता चला गया, और रस शास्त्र और भेषज कल्पना का काम बढ़ता चला गया। नहीं, और सर, सुन लीजिए ना, ये पहले बात तो सुन लीजिए। उस काल खंड के बाद चूंकि जो भारतीय विज्ञान या चिकित्सा विज्ञान, हमारा आयुर्वेद का चिकित्सा विज्ञान था, वो चिकित्सा विज्ञान इस भारतवर्ष का था। यहाँ पे मुगलों का आक्रमण हुआ। मुगलों के आक्रमण के बाद अंग्रेजों का हमारा शासन चला। मुगलों के शासन के दौरान आयुर्वेद का विकास रुक के, और उसी आयुर्वेद को यूनानी बना के यूनानी और तिब्बती का विकास उन्होंने किया। उसके बाद अंग्रेजों का शासन आया। अंग्रेजों ने आयुर्वेद यूनानी सबका विकास रोके, केवल हिप्पोक्रेटिस की विद्या को, यानी आधुनिक चिकित्सा विज्ञान को आगे बढ़ाया। ये सच्चाई है और यही इतिहास है। बोस, मेरा कहने का मतलब ये था, एक जवाब और देता हूँ। एक मिनट, मेरा केवल कहने का मतलब इतना था कि अभी तक हमारे पास हम लोग संहिता पढ़ते हैं। संहिता का मतलब यही है
कि आपकी जो कल्चर और ट्रेडिशनल था उसको सूचीबद्ध कर दिया संगीता गया। पता ही नहीं है आपको क्या होता है, संगीता काल थोड़ी- कब था? हाँ वो मैं समझ गया, लेकिन जब से हमारा देश आज़ाद हुआ क्या हम उसको ऑथेंटिक चिकित्सा विज्ञान पे स्थापित कर पाए? आपके 4 वॉल्यूम इस तरह मॉडर्न साइंस संहिता तो नहीं, मॉडर्न साइंस जिस एक तरह मिनट सुनिए, अपनी मैं बता रहा प्रमाणित हूँ। करके अपनी सब्जेक्ट उतारती सर है। की विधा को लेकर के मैं बता रहा हूँ, क्योंकि मैं समझ में इसका जवाब नहीं दे दूंगा तो सर को क्यों तकलीफ? तिवारी मतलब देखिए, छार सूत्र में जो हम करते हैं, मैं भी करता हूँ इत्तेफाक से। और मैं आपको एक घटना बताऊँ, मैं दिल्ली जाता था तो मेरा एक फ्रेंड है, वो यूट्यूब में भी आप सर्च कर लीजिएगा, डॉक्टर विकास गुप्ता, वो लोगों को सिखाते भी हैं। वो हम मेरे जाते थे। मेरे सीनियर थे विकास गुप्ता जी। हाँ, तो वो सिखाते भी हैं, ठीक है। तो वहाँ एलोपैथ के डॉक्टर सर्जन मियाँ बीवी आए थे हमसे छार सूत्र सीखने से। और देखिए, छार सूत्र केवल सुश्रुत में लिख दिया था कि ऐसे बनना है, सुश्रुत लेकिन में फर्स्ट लिखा। टाइम में मतलब जो भी है संहिता में देश पांडे जी लेकर आए देश ना, पांडे जी ने उस पर रिसर्च नंबर- किया, उसको छार सूत्र को बनाया, और हम आज इस स्टेज पे हैं कि एनोरेक्टल सर्जरीज जो है पूरी की टोटली हमने चुरा ली है उनसे। आज कोई जाता नहीं है एनोरेक्टल सर्जरी में उनके यहाँ, वो तो इतने रिलैप्स हैं। हमारे तो आप कैसे कह सकते हैं? तो फादर ऑफ सर्जन है वर्ल्ड लेवल पे, उनको तो उपाधि दी गई है। विकास ही तो किया ना उन्होंने उस समय प्रैक्टिकली विकास किया। हुआ ना। वही अगर देश पांडे जी का हम छोड़ दें तो किसी का नहीं, और भी हमारा हैं, प्रमाणिक और भी हैं, aspect नहीं और आएगा। भी हैं। आप जो है न्यूरोलॉजिकल ट्रीटमेंट्स के लिए आप जाइए मैं- त्रिवेंद्रम बस की मेरा यूनिवर्सिटी इतना में बहुत कहने- सारा रिसर्च किया इतना है। कहने का- न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स का सारा ट्रीटमेंट साउथ में जो हम तक होता पहुँचता है, नहीं है वो। मेरा इतना ही कहना था कि मुझे लग रहा है हम कुछ प्रैक्टिकल जो हमारे डाटा आप उन research papers को उपस्थित है पढ़िए। उसको सब्जेक्ट में उतारा जाए, संहिताओं की मात्रा कम की जाए। एक मिनट आपके कहने का मतलब मैं समझ गया, आप तिवारी जी ये चाह रहे हैं। तिवारी जी एक मिनट, मुझे नहीं लगता है ऐसा। मैं समझ गया आपके कहने का मतलब। आप ये चाह रहे हैं कि जैसे मुझे डिवीजन लगता है बनी, कि एक प्रॉब्लम वैसे ये है ही सर, चरक बना वो दिया सब्जेक्ट जाए। होना चाहिए, वो संभव नहीं सब्जेक्ट है। होना चाहिए। एक प्रॉब्लम ये है कि जो हम लोग फील्ड एमओज होते हैं, हमारे पास जो अपडेटेड या अपग्रेडेशन होते हैं या एडवांसमेंट जो होती है वो जर्नल फॉर्म में या इंफॉर्मेशन फॉर्म में हमारे तक नहीं आती है। तो हमारी जो अवेयरनेस होती है वो या तो हमारे कॉलेज लेवल तक रुकी होती है या बीच में किसी जगह हम पहुँच गए। एंड आई थिंक दिस इज अ बिगर लैग। हमारे पास कुछ कम्युनिकेशन सिस्टम ऐसा होना चाहिए कि डे बाई डे जो भी रिसर्चेज हो रही हैं या उस पर जो ब्रेक थ्रू हो रहा है वो हमारे तक कंटिन्यूस पहुँचे। क्योंकि अभी मैडम का भी क्वेश्चन था वो पेटेंट को लेकर के, तो यू सी पूरा पिक्चर देखने के लायक अभी इन्फॉर्मेशन आती नहीं है। हमें थोड़ी सी कोई बता देता है, हम उस पर सोचते सोचते एक इनको बना लेते Image हैं। create कर हाँ, तो वो पूरी चीज़ हमें आनी चाहिए। एंड दिस इज बिग, आई एडमिट इट, बड़ा सा लैग है, बहुत बड़ा। डे बाय हम अभी मैं कुछ दिनों पहले जर्नल सर्च कर रहा था आयुर्वेद का, कोई प्रॉपर जर्नल नहीं है अभी हमारे पास जो रूटीन में आए या डिजिटली हमें मिल जाए या हम उसे पढ़ सकें, या कोई ऐसा इन्फॉर्मेशन, कोई ऐसा साइट नहीं है जो हमें मैसेजेस में ये दिया करें। गूगल वाले हैं वो एलोपैथी के, तो एक सिस्टम डेवलप किया जाना चाहिए। देखिए मेरा ये कहना है यूनिवर्सिटीज हैं जो खूब रिसर्च एक करती पॉइंट करती है, दे शुड कम टू अस। ये पॉइंट बताना चाहूँगा। देखिए ऐसा है सुनिए सुनिए सुनो, जवाब तो सुनो। एक वर्तमान में जो है कोई भी चिकित्सा अभी पूर्ण नहीं है। हमारे गुरु जी कहते थे कि एक मनुष्य का एक जीवन कम है एक संहिता को पढ़ने के लिए, जैसे सुश्रुत संहिता होता है। तो वी ऑल आर अंडर द प्रोसेस ऑफ लर्निंग के प्रोसेस है। इमरजेंसी ट्रीटमेंट को आप इस वे में ना लीजिए कि वो पेशेंट को इमरजेंसी हुई तो हमने डेक्सोना लगा के उसको रिवाइव कर दिया। वो इस स्थिति में पहुंचा ही है, वो किसी मेडिसिन का हैजार्ड है। इमरजेंसी क्या होती है? हमारे ओपीडी में कई बार डॉक्टर्स खड़े रहते हैं, चक्कर खा के गिर गए, वो भी तो इमरजेंसी है। हम लोग उसको बिना किसी इंजेक्शन में मैनेज कर लेते हैं। मुझे याद है 2-3 साल पहले मैं त्रिपुरा से ट्रैवल कर रहा था और आई वॉज इन द फ्लाइट। तो मैं आगे वाली सीट पर बैठा हुआ था, त्रिपुरा से दिल्ली की फ़्लाइट थी। त्रिपुरा गवर्नमेंट ने हमको एक ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए इनवाइट किया था और एक स्टेट गेस्ट बुलाया था। मैं था और जोशी सर भी के साथ। तो हम दोनों आगे वाली सीट पर बैठे हुए थे। जोशी सर उसी समय ही वेंट टू वॉशरूम, नॉर्मल मैं अपना बैठा हुआ था। तभी एयर होस्टेस आई, उसने अनाउंस किया कि देयर इज इमरजेंसी, वन पेशेंट इन द बैक सीट हैज़ कोलैप्स्ड, शी हैज़ फेंटेड, इज देयर एनी डॉक्टर इन द फ्लाइट? तो मैं तुरंत खड़ा हूँ, मैंने कहा यस आई एम देयर। जोशी सर तब तक अंदर ही थे। मैं तुरंत दौड़ के पीछे पहुँचा, मैंने उसको पूछा कौन है, उनके साथ एक लड़का था, बोला साथी मेरी माँ है, हम दिल्ली इनको एम्स में हमको दिखाने के लिए ले जा रहे हैं। और देखा तो पल्स गायब। तुरंत मैंने उसको हटाया, 3 वाली वो जो सीट थी उस पर उनको लिटाया। 2 आदमियों से कहा इसके पैर ऊपर करो, एयर हॉस्टेस से करूँ चॉकलेट लेके आओ, और मैंने सिर्फ थोड़ी सी बर्फ चिकित्सा उसकी स्टार्ट की। और आप यकीन नहीं करेंगे, विदिन 1.5 मिनट उसने अपनी आँखें खोल दी।
तब तक दूसरी सर्जरी आ गए, वो तो मनोचिकित्सा चिकित्सा में महारत है उनकी, और वो जो है विदिन 5 मिनट्स वो अपने बात बच सकता है। हमने कोई इंजेक्शन थोड़ी दिया, और फ्लाइट उस समय 1000 की स्पीड से हवा में कितने 10,000 फीट की ऊंचाई तक थी। हमें सबसे पहले अपनी विद्या की बुराई करना बंद करना होगा। हम पूर्ण नहीं है, कई बार मुझे भी अपने मरीजों को कहना पड़ता है कि ठीक देखो ऐसा है, मेरे पास इसका इलाज नहीं है, आपकी हड्डी कई जगह से टूटी हुई है, आप एक अच्छे ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास जाओ, जो प्राइवेट में जाओगे वो आपको लूट लेगा, आप GD अस्पताल में जाएगा, वहाँ बड़े अच्छे एक हड्डी के डॉक्टर आएंगे, या आप डॉक्टर चुफाल जब थे चुफाल जी के पास में भेज दिया करता था। तो हम जैसा हमारी ड्यूटी ये भी है, पेशेंट को सुरक्षित हाथों में भेजें। वो आया गिर गया, उसका एक्सरे करा लिया, वो भी इमरजेंसी का पार्ट है, उसको बता दिया कि ये मल्टीपल फ्रैक्चर है, सिंपल होता तो हम मैनिपुलेट कर देते। तो हम लोग कुछ हद तक इमरजेंसी मैनेज कर रहे हैं, हम भगवान नहीं हैं, और हम लर्निंग के प्रोसेस में। सर मैं आज ये जानना चाह रहा हूँ सर, मुझे लग रहा है वी शुड नॉट ग्रेजुएट अबाउट कॉन्फ्लिक्ट्स। हमारे पास जब मरीज आता है तो conflicts के दिमाग में mindset ना स्टेज में ही आता है, पहले तो खुद से इलाज करता है, फिर मेडिकल स्टोर से खाएगा, जब वो ठीक नहीं होगा तभी आता है डॉक्टर के पास। इसी बात में शास्त्र को फॉलो नहीं करना है, आपको अपनी बुद्धि लगानी है। मैं वही चीज मैं बुद्धि लगाइए वहाँ पे। कराना चाह रहा था कि जब हमारे पास मरीज आता है इस कंडीशन में है कि हमें थोड़ी सी इमरजेंसी की जरूरत तो पड़ेगा ही उसको अपने आयुर्वेद को स्थापित करने के लिए। अच्छा, हमारे चिकित्सा सिद्धांत में उपसेय के अंतर्गत जो 18 प्रकार के उपसेय बताए 6 प्रकार के उपसेय बताए गए हैं, वैदिक विपरीत ये सब, उसमें एलोपैथिक का चिकित्सा कंसेप्ट है। उसमें जैसे सर ने भी ये बात बोला कि हमें अपनी युक्ति यूज करना है कि कौन सी चिकित्सा किस समय क्या करना है। वो युक्ति भी लेकिन किताब में लिखी हुई नहीं मिलेगी, वो युक्ति एक्सपीरियंस से आती है। आज की डेट में हम ग्रंथ अपने बंद कर दें और सभी समय ये किताब में है, सारी युक्ति निकली, ऐसा संभव नहीं है। एम्स तक के हॉस्पिटल में इमरजेंसी अटेंड करने के लिए जो लोवेस्ट लेवल रेजिडेंट होगा वो ज्वाइन जो करते वहाँ हैं। पर जो बाढ़ जैसे है ना, जैसे आपकी वो नॉलेज डॉक्टर बढ़ती है, आप हैंडल कर रहा है। मेरा इमरजेंसी नहीं समस्या करते। ये है Emergency कि हम is अपने exercise आयुर्वेद को आधुनिकता protocol। के पैरामीटर पर स्थापित कैसे करें ले जाके। नहीं कर रहे हैं, हमारे कर पास रहे हैं। हमारे पास जरूरत क्या है? जब तक हमारे पास इमरजेंसी ट्रीटमेंट नहीं आएगा, क्योंकि हमारे इमरजेंसी बंद है मेरे भाई हम इमरजेंसी को essential समय के मानते हैं। अभाव में अंत नहीं है, समय का आता ही उसी स्टेज में नहीं, ना बस। आता है गलत है। समय का अभाव है, समय के अभाव को देखते हुए आज इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्ति देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, प्रणाम। ये क्या है? बैठ जाइए आप लोग, सब बैठ देखिए देखिए, अपनी अपनी जगह पर पहले सब लोग खड़े हो जाएं। कार्यक्रम को समाप्त करते हुए हम अपने मुख्य अतिथि प्रोफेसर डॉक्टर अजय कुमार गुप्ता जी को धन्यवाद देते हुए एक छोटी सी भेंट हम सबको से धन्यवाद देना को चाहते देना है, हैं। आपको इसकी जरूरत नहीं है। जोरदार ताली। और नहीं आता? बच्चों के लिए हाँ, बुला लेते नाम के साथ सबको बुला लेते। इसी के साथ सर के साथ हमारे साथ पास आए थे डॉक्टर काजल सैनी जी, सब पीजी स्कॉलर्स, डॉक्टर देवेश्वरी, डॉक्टर शालू, डॉक्टर दीपक, आप सभी को मैं आगे आमंत्रित करती हूँ आ जाओ। और आप सभी का धन्यवाद देती हूँ। आइए। दिनचर्या किट दे दीजिए। दीजिए आप दीजिए। दीपक ये तो आप एक फोटो इससे करें। ये भी आ जाए। किसी का भी आना चाहिए। सर, आप ज़्यादा हो जाएगा। सर, थोड़ा आगे आगे आगे। थैंक यू सर। वृक्षारोपण करना है? 1.5 घंटे 40 मिनट बॉस को बंद कर।